कोई इस चीज को कंट्रोल कर सकता है। हमें इस विसंगति को खत्म करना होगा। अपने हथियार तैयार करो, हम प्लान सी इस्तेमाल करेंगे। रोजालिया ने थोड़े सदमे के साथ आदेश दिया। उसे नहीं पता था कि कोई उस जानवर को कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसे भटकाने की उसकी उम्मीद खत्म हो गई। अब उसे उस कंट्रोलर को ढूंढना था और चीजें हाथ से निकलने से पहले उसे खत्म करना था। रा इस गगनभेदी दहाड़ ने उन्हें फिर से उस जानवर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। रात होने की वजह से उन्होंने उस जानवर का असली रूप नहीं देखा था और सोचा था कि वो बस कोई पकड़ा हुआ जानवर है। लेकिन जैसे ही वो तथाकथित जानवर उनकी टॉर्च की रोशनी की रेंज में आया, उन्हें आखिरकार एक साफ नज़ारा मिला और उसे देखकर उनके दिल कांप गए। वो एक ह्यूमनॉइड भूरा राक्षस था, जिसके शरीर से चिपचिपा लिक्विड बह रहा था। उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा था और उसकी लाल आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। ये क्या बकवास चीज़ है? एक हट्टा कट्टा आदमी दहशत में चिल्लाया। रोजालिया को भी यकीन नहीं हुआ जब उसने उस चीज़ का हुलिया देखा। ये पहली बार था जब उसने ऐसी घृणित चीज़ देखी थी, और वो किसी जानवर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। डर के मारे कुछ मर्सनरीज ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उनकी दहशत बढ़ गई जब गोलियां उस चीज़ से टकराकर रबड़ की गेंदों की तरह उछल गई। कैप्टन, ये हमारे प्लान के मुताबिक नहीं है। राइफल की गोलियों का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, एक महिला ने भयभीत चेहरे के साथ चिल्लाया। उसने मुझसे झूठ बोला। ये कोई गॉब्लिन फैसिलिटी नहीं है जिस पर हम रेड कर सकें। रोजालिया का दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखों में डर और नफरत भर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहां फंसाया जाएगा। बहरहाल, ये सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि राक्षस की रफ्तार अचानक बढ़ गई और वो अपना विशाल मुंह खोलकर उस हट्टे कट्टे आदमी की तरफ लपका। उसने चिल्लाया, पीछे हटो, ये मिशन खत्म हुआ, अपनी जान बचाओ। वो सीधे जंगल की तरफ भागी। सबने भागती हुई रोजालिया को हैरानी और नाराजगी से देखा, लेकिन वे जानते थे कि हर मर्सनरी ऐसा ही होता है। असली खतरा महसूस होते ही वे अपनी जान बचाते हैं। तो रोजालिया का भागना उनकी उम्मीद से बाहर नहीं था। उस राक्षस के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं था, जब गोलियां भी उसे नहीं भेद पा रही थी। वे सब अलग अलग दिशाओं में भागे, जबकि राक्षस का पूरा ध्यान उस हट्टे कट्टे आदमी पर था। पीठ में छोरा घोंपने वाले कमीने। उसकी आवाज़ नफरत से भरी थी, जैसे उसने कभी ऐसा ना किया हो। राक्षस की रफ्तार खतरनाक दर से बढ़ रही थी और सी रैंक मर्सनरी होने के बावजूद वो आदमी पिछड़ता जा रहा था। है, भागने से कोई फायदा नहीं होगा। वही कर्कश आवाज़ तिरस्कार से गूंजी। जेकब ने भी उस राक्षस को देखा और तुरंत कर्स्ड इमॉर्टैलिटी को बुलाया। वो चीज़ क्या है? उसने जल्दी से पूछा, जबकि उसकी नज़रें राक्षस पर टिकी थीं, जो हर सेकंड मजबूत होता जा रहा था। और तो और, अब वो छेद बिना किसी पहरे के था। इमोटिका ने चिढ़ाते हुए लिखा, लगता है तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है। जेकब ने भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब? मेरे पास पहेलियां सुलझाने का वक्त नहीं है। वो चीज़ असल में एक मानव निर्मित म्यूटेंट है। उन्होंने इवोल्यूशन पाने के लिए 2 प्रजातियों के जीन्स को मिलाया है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उन सुअर के दिमाग वालों के लिए ऐसा करना और अपनी ब्लड लाइन की सीमा को तोड़ना इतना आसान है? वे बस भगवान बनने का खेल खेल रहे हैं और इसमें भी बहुत बुरे हैं। बहरहाल, चूंकि वो म्यूटेंट 2 प्रजातियों का मिश्रण है, तो वो पूरी तरह से एक नई प्रजाति है। फिलहाल उसकी रैंक टियर 7 है, और अगर उसने पर्याप्त जीवित प्राणियों को खा लिया तो वो टियर 8 में विकसित हो सकता है। लेकिन ये उसकी सीमा है, क्योंकि वो टियर 2 और टियर 5 के जीन्स को मिलाकर पैदा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तुम्हारा मौका है। अगर तुम उसे टियर 8 में विकसित होने दो और फिर उसे मारकर उसका दिल हासिल कर लो, तो शायद तुम्हारे कर्स्ड मार्क में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात, तुम पिछली बार 10% पूरा होने पर कोई एबिलिटी जगाने में नाकाम रहे थे, लेकिन उस म्यूटेंट दिल के साथ तुम्हारी एबिलिटी जगाने के चांस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दिल भी म्यूटेंट है। जेकब की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने वो आखिरी डिटेल पढ़ी। उसने एबिलिटी के बारे में सुना था, लेकिन कभी जगा नहीं पाया था। अब उसे एक मौका दिख रहा था। उसने उस राक्षस को देखा जिसने उस हट्टे कट्टे आदमी को साबुत निगल लिया था। वो जल्दी से दूसरी दिशा में भागा, जहां एक और मर्सनरी भागा था। वो राक्षस पहले ही रेयर प्रजाति की रैंक में प्रवेश कर चुका है। अगर मैंने उसे टियर 8 तक बढ़ने दिया तो मुझे डर है कि मैं उसे शिकार करने की क्षमता खो दूंगा। अगर मैं उसे अभी मार दूं तो? जेकब ने पूछा। वो म्यूटेंट अभी बच्चा है। अगर तुम उसे अभी मारोगे तो तुम्हें बस एक टियर 7 प्रजाति को निगलने के सामान्य फायदे मिलेंगे। ऐसा म्यूटेंट तभी फायदा देता है जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाए। तुम उसे उन सभी इंसानों को क्यों नहीं खाने देते जो टियर 3 के पीक पर है, और फिर उसे उस छेद में छिपे हॉप्ट्रोल को खिला दो? वो एक टियर 5 हॉप्ट्रोल है जिसने अपनी ब्लड लाइन की सीमा को 2 बार तोड़ा है। इमोटिका ने सुझाव दिया। जेकब की दिलचस्पी अचानक जाग उठी। हॉप्ट्रोल? सीमा को 2 बार तोड़ने का क्या मतलब है?
वो जानता था कि हॉप ट्रोल्स इंसानों की तरह टियर 3 प्रजाति है और ये वाला टियर 5 का था। इमोटिका ने यह भी बताया कि वो म्यूटेंट कैसे बना, ये भी सीमा तोड़ने की वजह से था। क्या मैंने पहले ही नहीं समझाया कि कुछ प्रजातियां अपने निचले टियर के बावजूद टियर्स में विकसित हो सकती हैं? इसे लिमिट ब्रेक कहते हैं। एक प्रजाति जितनी बार सीमा तोड़ती है वो उसी रैंक की दूसरी कुदरती प्रजातियों से उतनी ही मजबूत होती है। सीधे शब्दों में एक बी रैंक का इंसान वो है जिसने अपनी ब्लड लाइन की सीमा तोड़ दी है, और ए रैंक भी वैसा ही है। बुद्धिमान प्रजातियां अपनी सीमाएं तोड़ सकती हैं और उच्च स्तरीय प्रजातियों में विकसित हो सकती हैं, बशर्ते उन्हें सही रास्ता पता हो। ये एक उच्च कॉन्सेप्ट है जिसके संपर्क में तुम तब आओगे जब तुम टियर 12 से ऊपर की प्रजातियों से मिलोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सचमुच कितने तुच्छ हो। जेकब को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी थी। ये पूरा कॉन्सेप्ट कितना गहरा था, और वो अभी कुएं का मेंढक बनने के लायक भी नहीं था। लेकिन जैसा इमोटिका ने कहा, ये बातें जानने का वक्त नहीं था। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस परेशान करने वाली किताब ने बिना गोलमोल बातें किए इतना कुछ बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि जिस हॉप ट्रोल ने इस तथाकथित ब्लड लाइन लिमिट को तोड़ा है वो कितना मजबूत है। जेकब के होठों पर एक बर्फीली मुस्कान आ गई। उसने पहले भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किए बिना हॉप ट्रोल्स को मारा था, और तो और वो हॉप ट्रोल उस म्यूटेंट को कंट्रोल कर रहा था। अगर जेकब वो कंट्रोल हासिल कर ले तो वो उस म्यूटेंट को टीआर 8 में विकसित होने के बाद आसानी से मार सकता है। क्या उस छेद में और भी प्रजातियां हैं? उसने पूछा। सिर्फ एक। लगता है उस हॉप ट्रोल ने म्यूटेंट को इतनी ताकत हासिल करने में अंदर मौजूद हर किसी को खिला दिया है। मुझे आश्चर्य है कि आप दोनों में कौन जीतेगा। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारा मतलब है कि वो हॉप ट्रोल मेरे जितना ही ताकतवर है? वो जानता था कि वो कितना मजबूत है, और अनकॉमन रीजन में शायद ही कोई हो जो उसे टक्कर दे सके। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारी डरावनी हंसी से मेरा जवाब मिल गया है। जेकब ने ताना मारा और किताब बंद कर दी। अगर हालात बिगड़े तो मैं बस टाइटन स्नाइपर इस्तेमाल करूंगा। उसने अपने पेंडेंट से कुछ निकाला। ये एक बिना चेहरे वाला काला मुखौटा था जो टाइटन आयरन से बना था। उसने इसे पहना और ये उसके चेहरे पर एकदम फिट हो गया। फिर उसने अपना कॉलर खोला जो एक लंबे हुड में बदल गया। उसने अपने सिल्वर बालों को पूरी तरह छिपा लिया। अब बस उसकी एम्बर आंखें दिखाई दे रही थीं। वो धीरे धीरे अंधेरे छेद की तरफ रेंगा। अगर उस म्यूटेंट में उसके लिए कोई आकर्षण ना होता तो वो कभी ऐसा रिस्क नहीं उठाता, और अगर उसे उस चीज़ के मैच्योर होने के बाद उसका शिकार करना है तो उसे पहले इस छिपे हुए खतरे को ख़त्म करना होगा। लगता है तुम मेरे पालतू जानवर की नज़रों से बचने में कामयाब हो गए। दिलचस्प। जेकब अचानक मुड़ा और आखिरकार आवाज़ के स्रोत को नोटिस किया। वो एक पेड़ से आ रही थी। वो समझ गया। वो नीली बिंदियाँ जो उसने डिवाइस में देखी थीं वो निगरानी उपकरण थे, और वो आदमी अभी भी ठिकाने में था। सबको ऐसे देख रहा था जैसे कोई शो देख रहा हो। जेकब ने अपने मुखौटे के नीचे एक सख्त मुस्कान दी और ताना मारा। क्यों ना तुम अपने इस छोटे से बिल से बाहर निकलो और हम थोड़ी बात करें। ये व्यर्थ है। तुम मुझसे मिलो या ना मिलो, तुम मरे हुए हो। आवाज़ में बेरुखी और तिरस्कार था, जैसे जेकब उसके ध्यान के लायक ही ना हो। जेकब ने अचानक अपनी भीतरी जेब में हाथ डाला और एक नीला लैंडमाइन निकाला। उसने पेड़ पर लैंडमाइन लहराया और ठंडे स्वर में कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने इसे इस छेद में फेंक दिया तो तुम बाहर निकलोगे या नहीं। जैकब ने अचानक अपनी भीतरी जेब में हाथ डाला और एक नीला लैंडमाइन निकाला। उसने पेड़ पर लैंडमाइन लहराया और ठंडे स्वर में कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने इसे इस छेद में फेंक दिया तो क्या तुम बाहर निकलोगे या नहीं। लगता है तुम्हारे पास कुछ हुनर है जो तुमने उस इंटरमीडिएट स्मोक माइन को बिना खुद को उड़ाए हासिल कर लिया। लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो? आवाज़ अभी भी बेरुखी से भरी थी। जैकब ने उस शांत नाटक को नहीं खरीदा और ताना मारा, अगर तुम अपने पालतू जानवर के यहाँ आने का समय खरीदना चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ कि जाने से पहले मैं इसे अंदर फेंक दूंगा। सोचो तब क्या होगा। सच कहूँ तो जैकब उस स्मोक माइन को बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये ग्लीन नोम्स का ट्रम्प कार्ड था उसके जैसे शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए। इसीलिए वो धमकी दे रहा था, और वो देखना भी चाहता था कि ये माइन उस हॉप ट्रोल को कितना डरा सकती है जो उसके जितना ही ताकतवर था। चूंकि तुम्हारी मौत की इच्छा है तो मैं उसे पूरी कर देता हूँ। भारी आवाज़ बर्फीली थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्से की झलक थी। जैकब के होंठ मुड़ गए। वो उस ठिकाने के अंदर नहीं जाना चाहता था जहां उस हॉप ट्रोल का पूरा फायदा था, क्योंकि वो जानता था कि जाल कहाँ है और उन्हें कैसे सक्रिय करना है। बाहर लड़ना ही सबसे अच्छा विकल्प था, और अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये माइन कितनी डरावनी है। उसने उसे जल्दी से रख लिया और 2 सफ़ेद स्मोक माइन निकाले और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अंदर फेंक दिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बिना किसी अंजाम के बाहर आने दूंगा तो तुम एक बेवकूफ़ हो। जैकब ने ताना मारा और जल्दी से पेड़ की तरफ भागा। उसने कभी नहीं कहा था कि वो ईमानदारी फेयरली से लड़ेगा। इसके अलावा अगर वो म्यूटेंट वापस आ गया तो वो उन दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाएगा,
और फिर उसे म्यूटेंट को भी मारना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी बर्बादी होगी। और तो और सीढ़ी शायद म्यूटेंट के रेंग कर ऊपर जाने से नष्ट हो गई थी। वो देखना चाहता था कि वो हॉप ट्रोल उस परेशान करने वाले धुएं के साथ कैसे ऊपर चढ़ेगा। जैकब ने जल्दी से अपना टाइटन स्नाइपर निकाला और उसे जोड़ने के बाद छेद की ओर निशाना साधा। जिस पल वो हॉप ट्रोल दिखाई देगा वो उसे गोली मारने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन अचानक धुआं उठने लगा जिसने पूरे छेद को ढक लिया। जैकब ने भौं सिकोड़ी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला और धुएं को घूरता रहा। वो म्यूटेंट की किसी भी हरकत के लिए भी सतर्क था। 1 मिनट बीतने के बाद जैकब ने अचानक किसी को छेद से बाहर उड़ते देखा, और जब उसने करीब से देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अ स्टिक ग्रेनेड। बिना किसी देरी के उसने जल्दी से आड़ ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये विरोधी इतना संसाधन संपन्न है, और इसने उसे एक शॉट में मारने का मौका भी छीन लिया। बूम! धमाके की आवाज़ के साथ धुआं और धूल पूरे इलाके में फैल गई। जैकब ने जल्दी से स्नाइपर पीठ पर बांधा और एक हाथ में छोटी तलवार और दूसरे में एक काली शॉटगन ले ली। ये वो शॉटगन थी जो उसने खुद बनाई थी और उन घटिया शॉटगनों से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। जैकब ने अचानक अपनी तरफ आते हुए तेज़ कदमों की आवाज़ सुनी। उसे पता है मैं यहाँ हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस दिशा में गोली चला दी। बूम! तुम सिर्फ बातें ही नहीं करते लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये गोलियां मुझे छू सकती हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास यहीं से आया है तो तुम पहले ही मर चुके हो, हॉप ट्रोल ने ताना मारा। जैकब ने कुछ अपनी तरफ उड़ते हुए सुना। ये कमीना! वो जानता था कि ये एक और स्टिक ग्रेनेड है और जल्दी से दूसरे पेड़ की तरफ भागा। बूम! पेड़ मलबे में बदल गया। चूंकि तुम खेलना चाहते हो, चलो खेलते हैं। जैकब की आवाज़ बर्फीली थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शॉटगन रखकर दूसरी छोटी तलवार निकाली और हॉप ट्रोल की तरफ झपटा। तुम मौत से नहीं डरते ना? हॉप ट्रोल ने जैकब को आते हुए साफ सुन लिया था और उसे शायद यही चाहिए था। जैकब ने इस वक्त एक लंबा सा साया देखा जो काले लबादे में लिपटा था, लेकिन उसका ध्यान उस साये के हाथ में मौजूद 2 मीटर लंबे काले भाले पर गया, खासकर उसके काले ब्लेड पर। वो 5 फीट लंबा और बेहद तेज धार का था। टाइटन आयरन? जैकब ने ब्लेड को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसने टाइटन आयरन के साथ काम किया था और उसका ब्लेड भी वैसा ही था। हालांकि वो भाला बेहद उच्च शिल्प कौशल से बना था, जबकि उसकी तलवारें आइजैक ने बनाई थीं, जो एक छोटे शहर का लोहार था। लबादे वाले हॉप ट्रोल ने भी जैकब के हाथों में 2 छोटी तलवारें देखीं। तुम कौन हो? उसकी आवाज़ सख्त थी और उसमें हैरानी की झलक थी। वो जानता था कि टाइटन आयरन ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को भी मिल जाए। तुम्हारी मौत। जैकब मुस्कुराया और अपनी बाई तलवार हॉप ट्रोल के हाथ की तरफ चलाई। बड़ी बातें। हॉप ट्रोल की आवाज़ में गुस्सा मिला हुआ था। उसने अपने लंबे भाले को सीधा घुमाया। जैकब की छोटी तलवार को उसके पास पहुंचने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन जब दोनों ब्लेड टकराए तो चिंगारियां उड़ी। हॉप ट्रोल को लगा था कि जैकब हवा में उड़ जाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसे उस हमले के पीछे एक ज़बरदस्त ताकत महसूस हुई। ए रैंक? ये कैसे संभव है? ये इंसान नहीं है। हॉप ट्रोल इस बार चौंक गया क्योंकि वो एक छिपा हुआ ए रैंक एक्सपर्ट था और उसने भी ये खुद हासिल नहीं किया था। इसीलिए वो किसी और से बेहतर जानता था कि एक ए रैंक एक्सपर्ट कितना शक्तिशाली होता है और अनकॉमन रीजन में किसी प्रजाति के लिए इस रैंक में प्रवेश करना कितना मुश्किल होता है। पहले उसे लगा था कि ये नकाबपोश आदमी इंसानों में से है, लेकिन वो जानता था कि इंसानों के पास कोई ए रैंक एक्सपर्ट नहीं है और ना ही उनके पास कोई ऐसा समर्थन है जो उन्हें इस रैंक तक पहुंचने में मदद करे। इसीलिए उसने जल्दी से मान लिया कि जैकब रेयर रीजन से है और शायद उसे ग्लीन नोम्स ने अपने लोगों की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए हायर किया है। यह एहसास होते ही उसका जीत का पूरा आत्मविश्वास डगमगा गया। जैकब भी थोड़ा हैरान था जब उसे लगा कि उसका विरोधी उससे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। ये पहली बार था जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से भिड़ा था जो उसके पूरी ताकत वाले हमले को झेल सकता था और खड़ा रह सकता था। पहले टकराव के बाद वे दोनों कुछ फीट पीछे हट गए। हॉप ट्रोल ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्या तुम जानते हो कि किलर स्कल सोसाइटी के काम में बाधा डालने का अंजाम क्या होता है? पहले हॉप ट्रोल जैकब को मारना चाहता था, लेकिन अब जब उसने जैकब की ताकत का स्वाद चख लिया था, वो जानता था कि जैकब के खिलाफ जीतने में उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड्स खत्म हो जाएंगे, जो वो नहीं चाहता था। और तो और म्यूटेंट अभी भी उन मर्सिनरीज का शिकार कर रहा था और जैकब ने उसे वापस बुलाने का कोई मौका नहीं दिया जब उसने वो स्मोक माइंस अंदर फेंकी। इसीलिए उसने अपने पीछे के संगठन का नाम लिया क्योंकि उसके दिमाग में जैकब रेयर रीजन से था और रेयर रीजन में बहुत कम ताकतें किलर स्कल सोसाइटी को उकसाती थीं, क्योंकि हर कोई जानता था कि किलर स्कल सोसाइटी के सदस्य सभी आत्मघाती मनुपागल होते हैं। यहाँ तक कि एक ए रैंक मर्सिनरी भी अकेले किलर स्कल सोसाइटी से नहीं भिड़ेगा, वरना उसे हर वक्त अपनी जान का खतरा रहेगा। जैकब को अचानक सब कुछ समझ आ गया। वो ताना मारे बिना नहीं रह सका। तो तुम उस जोकर सोसाइटी के जोकरों में से एक हो। मैं सोच ही रहा था कि मैंने इस तरह के कपड़े पहले कहाँ देखे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोसाइटी के बारे में बकवास करने की? क्या तुम अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने की हिम्मत रखते हो? जैकब का अपमानजनक लहजा सुनकर हॉप ट्रोल भड़क गया, लेकिन अब वो गुप्त रूप से जैकब के बैकग्राउंड को लेकर और भी ज़्यादा सतर्क हो गया था। जैकब ने ताना मारा, मैं अनकॉमन रीजन में ज़ोडियाक टॉरस बैंक का रक्षक हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जोकर सोसाइटी हमारे बिजनेस में टांग अड़ाए।
इसीलिए मुझे उस चीज़ का कंट्रोल दो और दफ़ा हो जाओ। जैकब भी अभी इस हॉप ट्रोल से लड़ना नहीं चाहता था। उसे रोकने का पूरा भरोसा नहीं था। उसे अभी भी उसके सारे छिपे हुए ट्रम्प कार्ड्स नहीं पता थे। इसीलिए उससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था जब तक वो उसे धोखा देकर झुका ना ले और म्यूटेंट को छोड़ने पर मजबूर न कर दे। इसीलिए उसने ज़ोडियाक टॉरस बैंक का रक्षक होने का ब्लफ खेला। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसकी ताकत ही काफ़ी सबूत थी और उसका विरोधी भी यही सोचेगा। ज़ोडियाक टॉरस बैंक का रक्षक? हॉप ट्रोल चौंक गया। 3 महाशक्तियों के बड़े लोगों को तो किलर्स कल सोसाइटी भी नहीं छेड़ती थी, लेकिन हॉप ट्रोल पूरी तरह नाखुश था क्योंकि उन्होंने उस म्यूटेंट को बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए और यहाँ तक कि रेयर रीजन की एक प्रजाति को धोखा दिया। वो म्यूटेंट उनके प्लान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो उसे इतनी आसानी से कैसे सौंप सकता था? अगर महामहिम पीछे हटने को तैयार है तो मैं आपको 10 मिलियन यानी 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स का हर्जाना दूंगा और ह्यूमन किंगडम में ज़्यादा परेशानी नहीं करूंगा। हॉप ट्रोल का लहजा अब घमंडी नहीं था, क्योंकि वो जैकब से मरते दम तक लड़ना नहीं चाहता था। जैकब ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मुझे वो चीज़ चाहिए। तुम जो चाहो कर सकते हो जब तक तुम मेरे बिजनेस से दूर रहो, वरना मैं अनकॉमन रीजन की हर मर्सिनरी ब्रांच को ऑर्डर दे सकता हूँ कि तुम्हारी जोकर सोसाइटी के हर एक मेंबर का शिकार किया जाए। हॉप ट्रोल की आवाज़ में बर्फीली ठंडक थी। क्या तुम सचमुच एक फेल हुए प्रोडक्ट के लिए ये सब करना चाहते हो? उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेकब उस म्यूटेंट के पीछे क्यों पड़ा है, सिवाय इसके कि वो एक हत्या करने वाली मशीन थी जिससे दर्द या पछतावा महसूस नहीं होता। उसकी कोई कीमत नहीं थी। अगर जेकब ए रैंक का नहीं होता तो हॉप ट्रोल उसे मारकर अपना मिशन पूरा कर लेता और अनकॉमन रीजन से गायब हो जाता। भले ही ज़ोडियाक टॉरस बैंक बदला लेने के लिए किसी को भेजता, वो और किलर्स कल सोसाइटी के सदस्य तब तक बहुत दूर जा चुके होते। किलर्स कल सोसाइटी बहुत गुप्त थी और कोई नहीं जानता था कि वे कैसे काम करते हैं या उनके ठिकाने कहाँ हैं। इसीलिए नफरत के बावजूद कोई उन्हें खत्म नहीं कर पाया था। लेकिन जेकब के आने ने उसे चौंका दिया था, क्योंकि उनके सूचना नेटवर्क के बावजूद उन्हें नहीं पता था कि अनकॉमन रीजन में ऐसा कोई मौजूद भी है। अगर जेकब सचमुच पूरे अनकॉमन रीजन के मर्सनरीज को हरकत में ला सकता है, यहाँ तक कि अर्थन किंगडम वालों को भी, जो उनका बेस था, तो ये उनके असली मकसद में बाधा डालता और वो एक म्यूटेंट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। अब उसके पास 2 ही विकल्प थे, जेकब की बात मानकर ऊपर रिपोर्ट करे या सब कुछ दांव पर लगाकर लड़े, जिसमें उसकी जान जा सकती थी। और अगर जेकब के पास कोई ट्रम्प कार्ड हुआ तो शायद वो मर जाए या अपाहिज हो जाए। जेकब ने ताना मारा, कोशिश क्यों नहीं करते? वो महसूस कर सकता था कि विरोधी लगभग उसकी मुट्ठी में है। रार! अचानक कुछ 100 मीटर दूर से म्यूटेंट की दहाड़ गूंजी। वो चीज वापस आ रही है। जेकब का चेहरा थोड़ा उतर गया। हॉप ट्रोल अचानक जेकब की तरफ दौड़ा और अपना भाला उसके सीने की तरफ तान दिया। जब तक मैं तुम्हें यहां रोक सकता हूं, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। हॉप ट्रोल की आवाज में जानलेवा इरादा यानी किलिंग इंटेंट था। उसने आखिरकार अपना चुनाव कर लिया था। ये म्यूटेंट अनकॉमन रीजन में उनके असली मकसद के लिए बहुत ज़रूरी था। अब जब वो वापस आ रहा था, अगर वो उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सके तो जेकब मर जाएगा और किसी को पता चलने से पहले वो बहुत दूर जा चुका होगा। जेकब जानता था कि मामला बिगड़ रहा है और म्यूटेंट के यहाँ पहुँचने में सिर्फ 1 या 2 मिनट है। उसे इस बंदे को मारना होगा और म्यूटेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। उसने अपने बाएं हाथ में मौजूद तलवार को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और दूसरी तलवार से हॉप ट्रोल की कलाई पर वार किया। हॉप ट्रोल का रिएक्शन भी धीमा नहीं था। उसने अपना हाथ नीचे सरकाया और जेकब की तलवार भाले की शाफ्ट से टकराई, जिससे चिंगारियां उड़ी। दूसरी तरफ भाले के प्रभाव से जेकब पीछे धकेला गया। वो वक्त बर्बाद कर रहा है। जेकब ने तुरंत हॉप ट्रोल की चाल पकड़ ली। उस लंबे भाले के साथ वो आसानी से जेकब को खुद से दूर रख सकता था, जब तक कि वो कोई गलती ना करे। उनके रिफ्लेक्सेस बराबर थे, जिससे एक दूसरे को जल्दी मारना नामुमकिन था। और म्यूटेंट के रूप में हॉप ट्रोल के पास मनोवैज्ञानिक लाभ भी था। वो जानता था कि म्यूटेंट की वजह से जेकब हताश होगा और उसे बस इंतजार करना था कि जेकब के डिफेंस में कोई कमी बने। जैसे ही वो जेकब को गंभीर रूप से घायल करेगा, वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके सुनिश्चित करेगा कि जेकब यहाँ से जिंदा ना जाए। लेकिन उसने जेकब को कम आंका जब उसने सोचा कि जेकब सिर्फ तलवारों से खेलेगा। जेकब ने अप्रत्याशित रूप से अपनी तलवार उसकी तरफ तीर की तरह फेंक दी और अपनी पीठ से स्नाइपर निकालकर निशाना साध लिया। हॉप ट्रोल को उम्मीद नहीं थी कि जेकब अपना हथियार छोड़कर वो लंबी बंदूक निकालेगा। वो गोलियों से नहीं डरता था, क्योंकि उसकी नज़र में बंदूकें ए रैंक एक्सपर्ट के खिलाफ बेकार थीं। अगर वो लगी भी तो सिर्फ छोटे घाव देंगी।
ए रैंक मर्सनरी की खाल चट्टान जितनी सख्त होती है, इसीलिए बहुत कम बंदूकें उन्हें चोट पहुंचा सकती हैं और वो मिलना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए उसने अपना पूरा ध्यान आने वाली तलवार को रोकने पर लगाया। भले ही वो गोली उसे लगे तो सिर्फ खरोंच देगी, क्योंकि उसने कवच पहना था और वो लबादा भी 20 हाइट का बना था। उसके पास सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा छिपी हुई परत भी थी। जेकब के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने ट्रिगर दबा दिया। बूम! तलवार के बाद चलने के बावजूद टाइटन बुलेट अपने निशाने पर पहले पहुंची। हॉपट्रोल का दिल कांप गया जब उसने वो गगनभेदी आवाज़ सुनी। वो गाफिल था और उसने गोली की परछाई तक नहीं देखी। वो सीधे उसकी गर्दन के ठीक नीचे लगी। वो प्रभाव जेकब के वार से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था और वो किसी गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया। और तो और, गोली इतनी तेज थी कि शील्ड बैरियर गोली के लबादे और कवच को भेदने और फेफड़ों के बीच टकराने के बाद एक्टिवेट हुआ। हालांकि उन 2 शील्ड सुरक्षाओं की वजह से वो अभी भी जिंदा था, वरना उस गोली ने उसके चेहरे में एक बड़ा छेद कर दिया होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ठीक था। उसकी सांस की नली भी गोली से दब गई थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जबकि तीखा दर्द उस पर हावी हो रहा था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि जेकब का तलवार फेंकना बस एक छलावा था और उसका असली ट्रम्प कार्ड ये गोली है। अब वो आसपास बैरियर होने के बावजूद इस गोली से पूरी तरह दहशत में था। ये घाव ऐसा नहीं था जिसे वो नज़रअंदाज करके लड़ता रहे। वो अभी भी सदमे में था कि उसके कानों में क्लिक यानी रीलोडिंग की आवाज़ गूंजी। बैरियर के बावजूद वो अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और न ही पहले जैसा आत्मविश्वास था। मुझे भागना होगा और ऊपर रिपोर्ट करनी होगी। उसने संघर्ष का विचार छोड़ दिया और बेहद मुश्किल से अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। जेकब दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि जमीन से अचानक गहरा नीला धुआं खतरनाक रफ्तार से उठने लगा। घटिया चालें। धुएं को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए जेकब ने ट्रिगर दबा दिया। हॉपट्रोल अब डर गया था। उसने अपना भाला अपने सर और गर्दन के बीच खींच लिया। वो जानता था कि जब तक वो इन हिस्सों को बचा सकता है वो भाग सकता है और जेकब शायद यही निशाना लगाएगा। उसका जुआ काम कर गया। जेकब ने हेडशॉट लिया था। हालांकि गोली ने बैरियर तोड़ दिया, लेकिन टाइटन आयरन का भाला सिर्फ मुड़ा, टूटा नहीं। लेकिन ये हॉपट्रोल के सर पर गहरा घाव करने के लिए काफ़ी था। फक! जेकब ने गाली दी जब उसने देखा कि ब्लेड ने हॉपट्रोल को बचा लिया। उसने फिर से रीलोड किया, लेकिन इस बार धुआं उसके चेहरे तक पहुंच चुका था और हॉपट्रोल गायब हो चुका था। लेकिन उसने फिर भी गोली चलाई। वो उसे मारने के बहुत करीब था। बुम! गोली ने अपनी रफ्तार से धुएं में सचमुच एक छेद कर दिया और जब जेकब ने गोली को जमीन पर लगते देखा तो वहां हॉपट्रोल का नामो निशान नहीं था, सिवाय उसके खून के। वो जानता था कि वो कमीना भाग गया। शिट! जेकब खींच गया। ये धुआं बहुत गाढ़ा था और जब उसने अपनी त्वचा पर जलन महसूस की तो उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। क्या ये नीला लैंडमाइन है? वो सतर्क हो गया। उसकी त्वचा अचानक झुलसने लगी। उसने जल्दी से हुड अपनी आंखों पर खींचा और पास के छेद की तरफ भागा। वो जानता था कि ये धुआं उसके लिए भी जानलेवा है और वो भूमिगत ठिकाना ही इससे बचने का मौका है। और तो और, ये धुएं से आगे निकलने की कोशिश नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसकी रेंज कितनी है और वो हॉपट्रोल भी उस ठिकाने में हो सकता है। वो बंदा बुरी तरह घायल था और इस नीले एसिडिक धुएं में आसानी से नहीं भाग सकता। जेकब उसे खत्म करना चाहता था, क्योंकि इससे आने वाला म्यूटेंट भी शायद मर जाए। इसने उससे टियर 8 म्यूटेंट हार्ट और उसके फायदे छीन लिए थे। जब वो छेद में कूदा तो सफ़ेद धुआं अभी भी वहाँ था, लेकिन टाइगर बुल की खाल की वजह से जेकब पर ज़्यादा असर नहीं हुआ और उसने अपने हाथ और चेहरे भी ढक रखे थे, तो अभी के लिए वो ठीक था। जेकब ने इधर उधर देखा। उसने एक रास्ता देखा जो दूसरी तरफ जा रहा था, जहाँ हल्की रोशनी थी। वो धीरे धीरे दबे पांव चला। स्नाइपर सामने तनी हुई थी और दूसरे हाथ में तलवार थी। हॉलवे के अंत में जेकब ने कुछ बहुत जाना पहचाना देखा। वहाँ डेकर की लैब जैसा एक ग्लास सेल था, लेकिन वो पूरी तरह टूटा हुआ था। क्या उन्होंने वो म्यूटेंट यहाँ बनाया था? जेकब ने अंदाज़ा लगाया जब उसने फर्श पर नीला लिक्विड देखा, जो खून और मांस के साथ मिला हुआ था और साथ में इंसानों के कुछ शरीर के अंग थे। ये एक विभत्स नज़ारा था। यहाँ कुछ बिखरे हुए मेडिकल उपकरण और एक टूटा हुआ स्ट्रेचर था। लेकिन जेकब का ध्यान इस जगह के पश्चिमी कोने में एक ओपनिंग पर गया जो हल्की रोशनी में चमक रही थी। जैकब धीरे धीरे उस ओपनिंग की तरफ बढ़ा। जब वो सामने पहुंचा तो उसने एक विशाल मॉनिटर देखा जो पूरे लायन फॉरेस्ट को दिखा रहा था और उसमें एक लाल बिंदी रेड डॉट चमक रही थी। दीवार पर एक नक्शा भी लगा था। एक मॉनिटरिंग रूम? क्या वो म्यूटेंट है?
जैकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस लाल बिंदी को देखा जो अब इस इलाके से दूर अविश्वसनीय रफ्तार से भाग रही थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि हॉप ट्रोल कहीं छिपा नहीं है, उसने राहत की सांस ली और मॉनिटर रूम की तलाशी लेने लगा। उसने उस अनजाने नक्शे को भी अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही जैकब ने मॉनिटर स्क्रीन के पीछे देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वहां एक टाइमर था जो लगातार उल्टी गिनती कर रहा था और 0 तक पहुंचने में सिर्फ 15 सेकंड बचे थे। वो नफरत भरा कमीना, जैकब ने जोर से कोसा और ये देखने का इंतजार किए बिना कि टाइमर किस लिए था, उसने मॉनिटर पर आखिरी नजर डाली और पूरी रफ्तार से निकास की तरफ भागा। गहरा नीला धुआं ठिकाने में घुसने लगा था, लेकिन जैकब ने उसकी परवाह नहीं की। वो बंदर की तरह दीवार पर कूदा और घने नीले धुएं में बाहर निकल गया। उसने जल्दी से अपनी त्वचा ढकी और बिना रुके पूर्व दिशा में भागा। तभी पास में एक जबरदस्त धमाका हुआ और जमीन कांप उठी। जैकब की आंखें जानलेवा ठंडी थीं। अगर मैं तुझे पकड़ लेता। वो जानता था कि हॉप ट्रोल ने इस टाइमर को सक्रिय किया था ताकि अगर हालात बिगड़े तो वो ठिकाने की हर चीज नष्ट कर सके, और वो सफल रहा। जैकब जानता था कि कुछ ऐसा था जिसे हॉप ट्रोल किसी को नहीं दिखाना चाहता था, और म्यूटेंट का कंट्रोल शायद उसी जगह था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और शायद वो म्यूटेंट भी इस धुएं में मर जाएगा। उसने अपनी एक छोटी तलवार भी खो दी थी जो उसने हॉप ट्रोल पर फेंकी थी, और टाइटन बुलेट्स भी बर्बाद कर दी। लेकिन जैकब ने अचानक नोटिस किया कि उस घने धुएं का असर कम हो रहा है। उसने हल्का सा झांका और नीला धुआं हर सेकंड हल्का होता जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो धुएं की रेंज से बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि धुआं अब पश्चिम दिशा में एक खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा था, जैसे कोई वैक्यूम उसे चूस रहा हो। अब क्या? जैकब हैरान था, क्योंकि ये वही दिशा थी जहां म्यूटेंट भागा था। जैकब ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। ये उसके निकलने का मौका था, लेकिन उसे उत्सुकता थी कि धुआं उस दिशा में क्यों जा रहा है। जो होगा देखा जाएगा। अगर ये वो हॉप ट्रोल है तो मैं उस कमीने से हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा और साथ ही म्यूटेंट का दिल भी हासिल कर लूंगा, उसने सोचा, और हाथ में टाइटन स्नाइपर लिए सुरक्षित दूरी से धुएं का पीछा करने लगा। 800 मीटर तक पीछा करने के बाद जैकब ने आखिरकार स्रोत देखा और वो हक्का बक्का रह गया। उसने नीले धुएं के बीच में एक विशालकाय परछाई देखी और सारा धुआं उस परछाई में गायब हो रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे नीला धुआं सोखा जा रहा था, परछाई बड़ी होती जा रही थी। वो म्यूटेंट इस धुएं को सोख रहा है। जैकब ने म्यूटेंट को देखा था और वो परछाई बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, और अब वो 6 मीटर लंबी हो चुकी थी। फक, मैं इमोर्टिका को अब नहीं बुला सकता। क्या ये धुएं की मदद से किसी तरह विकसित हो रहा है? जैकब सिर्फ अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये इवोल्यूशन कैसे काम करता है। लेकिन वो महसूस कर सकता था कि म्यूटेंट खतरनाक रफ्तार से मजबूत हो रहा है। ये मेरा मौका हो सकता है। जैकब का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने सोचा कि कैसे ये आपदा उसके लिए अवसर में बदल गई। वो जल्दी से एक पेड़ के मुकुट में छिप गया जो अब सूखे पत्तों से भरा था, और म्यूटेंट के पूरा धुआं सोख लेने का इंतजार करने लगा। लायन फॉरेस्ट के दक्षिण में एक साया, जिसके चारों ओर लाल पारदर्शी बैरियर था, भाग रहा था, जबकि उसके लबादे से खून की बूंदें गिर रही थीं। वो तब रुका जब उसे महसूस हुआ कि नीला धुआं चला गया है। बिना देरी किए उसने अपनी उंगलियां अपनी छाती के खूनी छेद में डालीं और दर्द से कराहते हुए दांत भींचे। जल्द ही उसने अपनी उंगलियां बाहर निकालीं और उनके बीच 16 मिलीमीटर की काली गोली का सिर दिखाई दिया। उसने नफरत में गुर्राते हुए गोली को मुट्ठी में भींच लिया। मैं इसे याद रखूंगा। फिर उसने एक छोटा मेटल फ्लास्क निकाला और एक हरा लिक्विड गटक गया। मैं इंटरमीडिएट स्मोक माइन के इलाके से इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? हॉप ट्रोल कंफ्यूज था, लेकिन जब उसने जैकब और उस बंदूक के बारे में सोचा जो शील्ड बैरियर को भी तोड़ सकती थी, तो वो कारण जानने के लिए यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उसने इधर उधर देखा और फिर से चलना शुरू किया। उसकी रफ्तार पहले से कहीं तेज थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमन किंगडम में मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। मुझे ऊपर रिपोर्ट करना होगा। लगता है कोई अनकॉमन रीजन पर ध्यान दे रहा है, और खत के गायब होने का भी शायद इससे कुछ लेना देना है। अच्छा हुआ कि मैंने आत्मविनाश ट्रिगर को इस इंटरमीडिएट माइन से जोड़ दिया था। अब किसी को उस जगह से कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड रहना होगा। जहां तक उस रक्षक का सवाल है, मुझे हमारी अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। उसकी गहरी हरी आंखें जानलेवा इरादों से भरी थीं और वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। दूसरी तरफ जैकब को कोई अंदाजा नहीं था कि हॉप ट्रोल म्यूटेंट के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में पूरी तरह अनजान। धुआं अब जा चुका था और 7 मीटर लंबा म्यूटेंट उससे कुछ दसियों मीटर दूर प्रकट हुआ। उसका रंग अब बैंगनी हो चुका था
उसका ह्यूमनॉइड शरीर और ज्यादा मांसल था और उसका लंबा बदसूरत चेहरा ग्लीन नोम जैसा था, सिवाय उसकी भावहीन चमकती लाल आंखों और उस खौफनाक आभा के। हाउ ललललल! उसने अचानक एक गूंजती हुई चीख मारी जिससे जैकब को भी दबाव महसूस हुआ। ये विकसित हो चुका है, जैकब को यकीन हो गया और उसका चेहरा चमक गया। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने सीधा उसके सिर की ओर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। वो इस चीज से लड़ना नहीं चाहता था और गोलियां बचाना चाहता था, ये बस इसके लायक नहीं था। बूम! टाइटन बुलेट सीधे उसके विशाल चिपचिपे सिर पर लगी और प्रभाव से विशाल म्यूटेंट अपना संतुलन खो बैठा और पेड़ों के बीच गिर पड़ा। लेकिन वो मरा नहीं था, गोली ने सिर्फ उसकी मोटी खाल को भेदा था। एक गगनभेदी पागल चीख के साथ वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होकर पेड़ों के बीच भागा। जैकब का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है ये अब बस एक दिमागहीन बेवकूफ़ नहीं है। ये बता सकता है कि टाइटन बुलेट उसकी जान ले सकती है, इसलिए वो भाग रहा है, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। जैकब के होंठ मुड़े और उसने भागते हुए म्यूटेंट का पीछा किया, साथ ही खाली मैगजीन को अपनी एक्स्ट्रा मैगजीन से बदल दिया। उसने दौड़ते हुए निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। एक और सोनिक बूम गूंजा और गोली म्यूटेंट के कंधे पर लगी, जिससे वो दर्द और गुस्से से चिल्लाया। वो मुड़ा और उस दिशा में एक मुक्का मारा जहां से गोली आई थी, लेकिन जैकब ने 50 मीटर की दूरी बनाए रखी थी और म्यूटेंट को नहीं पता था कि वो कितनी दूर है, इसलिए मुक्के ने सिर्फ एक पेड़ उड़ा दिया। हालांकि वो खतरे को भांपने और जान बचाने के लिए भागने जितना समझदार था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बंदूक कैसे काम करती है। जैकब ने ताना मारा और फिर से ट्रिगर दबा दिया। इस बार निशाना ठीक उस खून बहते छेद में था जो अब उसकी नजरों के सामने था। बूम! बुलजाई! जैकब मुस्कुराया जब गोली अपने निशाने पर लगी। म्यूटेंट ने एक खौफनाक चीख मारी और अपने पंजों से अपना सिर पकड़ लिया। गोली ने खोपड़ी और उसके दिमाग को भेद दिया था, और अगर कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। जैकब जानता था कि अब म्यूटेंट के मरने में बस कुछ ही वक्त की बात थी, इसलिए उसने और गोलियां बर्बाद नहीं की और म्यूटेंट की चीखों को कमजोर होते देखता रहा। 10 मिनट के संघर्ष के बाद म्यूटेंट के हाथ ढीले पड़ गए और वो सिर के बल गिरने लगा। बूम! एक और गोली उसी सिर के घाव में फिर से लगी, जिसने म्यूटेंट को पीछे की ओर उड़ा दिया। ये जैकब का इंश्योरेंस शॉट था, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो चीज़ पूरी तरह मर गई है। म्यूटेंट के भारी धड़ाम के साथ जमीन पर गिरने के बाद भी जैकब ने 10 मिनट इंतजार किया, फिर बाहर आया। वो नष्ट हुए पेड़ों के बीच पड़े विशाल शरीर की तरफ रेंगा। उसे मानना होगा कि ये म्यूटेंट सचमुच कॉकरोच जैसा था। जैकब ने म्यूटेंट को कुछ बार लात मारी और पूरी तरह यकीन होने के बाद उसने स्नाइपर अपनी पीठ पर बांधी और अपनी तलवार निकाली। उसने उसकी छाती की ओर कदम बढ़ाए और उसकी चिपचिपी छाती को काट दिया। जब उसने 2 फीट बड़ा नीला दिल देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपना हार्ट बॉक्स निकाला और दिल उसमें मुश्किल से फिट हुआ। उसे खून भरने के लिए दूसरा बॉक्स इस्तेमाल करना पड़ा। जहां तक उसके मांस का सवाल था, वो उसे खाने वाला नहीं था, खासकर ये देखकर कि उसने वो नीला धुआं सोखा था। अब जो होगा उसकी परवाह किए बिना वो लायन हार्ट सिटी की ओर चल पड़ा। अब अनकॉमन रीजन छोड़ने का वक्त आ गया था। जेकब के लायन फॉरेस्ट छोड़ने के 10 घंटे बाद सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी उस जगह पर पहुंची जहां एक विशाल गड्ढा या क्रेटर था। उन्होंने इलाके को पूरी तरह घेर लिया और नागरिकों के लिए बंद कर दिया। म्यूटेंट की लाश के सामने चमड़े के कपड़ों में एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी पीठ पर तलवार की म्यान थी। उसके साथ एक और अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने आलीशान कपड़े पहने थे और उसके बाल लंबे थे। उस लंबे बालों वाले आदमी के साथ 2 सुंदरियां खड़ी थीं। एक ने टाइट हंटर आउटफिट पहना था, जबकि दूसरी ने ढीले सफ़ेद रोब्स और चेहरे पर नकाब पहना था। लेकिन उसकी बुद्धिमान आंखें म्यूटेंट को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थीं। लंबे बालों वाला आदमी अचानक गुस्से में बोला, तुमने इस फैसिलिटी को ढूंढ लिया और मुझे बताने की जहमत भी नहीं उठाई। क्या तुम बगावत कर रही हो रोज? वो लंबी और साहसी सुंदरी कोई और नहीं बल्कि रोजालिया या रोज थी, जो पिछली रात अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गई थी क्योंकि म्यूटेंट रहस्यमयी तरीके से वापस चला गया था। उसने यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं की और सीधे अपने पिता विले लायनहार्ट, जो सिटी लॉर्ड के ओवरसियर थे, के पास गई और सब बता दिया। विले ये सुनकर हैरान रह गया कि ऐसा राक्षस है जिसे गोलियां भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और जो सी रैंक मर्सनरीज को गाजर की तरह खा जाता है। हालांकि वो रोज से सच छिपाने के लिए नाराज था, लेकिन उसके पास उसे डांटने का वक्त नहीं था। वो जानता था कि उसकी घमंडी बेटी तब तक उसके पास नहीं आएगी जब तक कि मामला उसके हाथ से निकल न जाए, और अगर वो संभाल नहीं सकती मतलब मामला गंभीर है। इसलिए उसने जल्दी से स्टार मर्सनरीज एजेंसी के वाइस लीडर काइट से संपर्क किया और उसे जांच के लिए साथ आने को कहा।
काइट ने तुरंत हाँ कर दी जब उसने सुना कि वहाँ एक फैसिलिटी है, जिसका मतलब था कि अगर कुछ कीमती मिला तो बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो न सिर्फ फैसिलिटी नष्ट हो चुकी थी, बल्कि वो राक्षस भी मारा जा चुका था। सच कहूँ तो जब काइट ने म्यूटेंट को देखा तो उसका दिल भी दहल गया और उसने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसने इसे मारा, वरना ये चीज़ लायनहार्ट फैमिली की जागीर और उसकी एजेंसी को भी तबाह कर देती। रोज़ ने अपने होठ सिकोड़े और कहा, मैंने कहा था ना मैं गलत हूँ। हमारे पास निपटने के लिए ज़्यादा ज़रूरी काम है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं जब पता चल जाए कि इसे किसने मारा और फैसिलिटी किसने नष्ट की? रोज़ ने म्यूटेंट की ताकत का खुद अनुभव किया था और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी निराशा महसूस नहीं की थी जितनी पिछली रात की थी। विले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम 1 साल के लिए घर में नज़रबंद हो। वो इसलिए नाराज़ नहीं था कि फैसिलिटी नष्ट हो गई या रोज़ ने सच छिपाया, बल्कि इसलिए कि रोज़ ने शोहरत और दौलत के चक्कर में अपनी जान लगभग गंवा ही दी थी। वो अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था और रोज़ उसकी आंखों का तारा थी, लेकिन उसने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि अब वो उसकी बात भी नहीं सुनती थी। रोज़ ने बस मुंह बनाया लेकिन और बहस नहीं की। वो जानती थी कि उसके पिता उसकी भलाई चाहते हैं और गलती उसी की थी, इसलिए वो चुप रही। विले ने आखिरकार नकाबपोश महिला की तरफ देखा जिसका शरीर रोज़ से भी ज़्यादा आकर्षक था। उसने आह भरी और कड़वाहट से पूछा, गिल्ड मास्टर, कृपया मेरे व्यवहार के लिए माफ़ करें। क्या आपको पता चला कि ये चीज़ क्या है? ये नकाबपोश महिला कोई और नहीं बल्कि अपोथेकरी गिल्ड की गिल्ड मास्टर पॉला थी। आमतौर पर पॉला को किसी से मतलब नहीं होता था क्योंकि वो अपनी रिसर्च में खोई रहती थी, लेकिन आज पॉला ने विले से संपर्क किया और साथ आने की विनती की जब उसे अपने सूत्रों से पिछली रात की घटना का पता चला। पॉला ने अनिश्चितता से कहा, पहली बात, बेहतर होगा अगर हम इसे अपने हाथों से न छुएं। आप इस राक्षस के नीचे के पेड़ों और ज़मीन की हालत देख रहे हैं, ये शायद कोई जहरीला पदार्थ है। दूसरी बात, जिसने भी इसे मारा है उसने इसे किसी बेहद शक्तिशाली प्रोजेक्टाइल वेपन जैसे कि बंदूक से मारा है और फिर उसका दिल निकालकर चला गया। आखिरी बात, मैं चाहती हूं कि आपके आदमी इस लाश को गिल्ड लैब में भेज दे। मैं आपके बाकी सवालों का जवाब तभी दे पाऊंगी जब मैं इसकी अच्छी तरह जांच कर लूंगी। काइट की आंखें दूसरी बात सुनकर सिकुड़ गईं। एक ऐसा हथियार जो इस चीज को मार सकता है, आखिर वो कौन था? मैंने कभी नहीं सुना कि गनस्मिथ गिल्ड ने ऐसा हथियार बनाया हो, वरना एजेंसी उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरती। मुझे कैपिटल में रिपोर्ट करना होगा। अगर वो गनस्मिथ ऐसा हथियार छिपा रहे थे तो हमें उन्हें सौंपने के लिए मजबूर करना होगा। यहाँ तक कि राजा भी इसमें शामिल हो सकते हैं और फिर वो गनस्मिथ इसे छिपा नहीं पाएंगे। इस अजीबोगरीब घटना से हिलने के बावजूद उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी आंखों में लालच चमक रहा था जब उसने ऐसा हथियार पाने के बारे में सोचा। विले और रोज के विचार भी काइट जैसे ही थे। अचानक एक सैनिक उनके पास आया। माय लॉर्ड, हमें मलबे में पेड़ की छाल में धसी हुई ये चीज़ मिली है। उन्होंने उस डार्क छोटी तलवार को देखा जो बेहद तेज धार थी। काइट खुद को रोक नहीं पाया और उसने सैनिक से तलवार ली और पास के एक पेड़ पर वार किया। सब हैरान रह गए जब पेड़ ऐसे कट गया जैसे वो जली हो। ये क्या ये टाइटन आयरन हो सकता है? विले ने एक बार टाइटन आयरन देखा था और उसने सुना था कि इससे बना हथियार कितना घातक हो सकता है। और तो और ये तलवार शायद शुद्ध टाइटन आयरन से बनी थी, जो और भी चौंकाने वाली बात थी। आखिर ये लोग थे कौन? काइट जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो घूमा और बोला, मुझे ये तलवार चाहिए। उम्मीद है सिटी लॉर्ड को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बदले में मैं आपको 3 सी रैंक मिशन का कर्जदार मानता हूँ। वो भी एक तलवारबाज था और ये तलवार बहुत तेज थी। वो इसे फिर से ढलवाने की योजना बना रहा था। इस नए हथियार के साथ वो सिटी लॉर्ड के ओरविसियर जितना ताकतवर हो जाएगा। विले काइट के इरादों को समझ गया, जबकि रोज ने त्योरियां चढ़ाई क्योंकि वो भी वो टाइटन आयरन की तलवार चाहती थी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तलवार वाइस लीडर के हाथ में ही शोभा देगी। विले मान गया। आखिरकार 3 मुफ्त सी रैंक मिशन उसके लिए काफ़ी अच्छा सौदा था। लेकिन रोज तलवार के लिए लड़ना चाहती थी। तुम्हें बोलने का हक नहीं है। विले ने उसे घूरा और चुप करा दिया। रोज ने नाराज होकर विले को देखा और पैर पटकते हुए चली गई। काइट काफ़ी संतुष्ट था और हंसा। वो बस बच्ची है, चिंता मत कीजिए, वो मान जाएगी। जबकि बड़े अधिकारी लायन फॉरेस्ट में व्यस्त थे और उस विशाल राक्षस के कातिल के बारे में उत्सुक थे, वो आदमी खुद गनस्मिथ गिल्ड के एक बंद स्मिथी रूम में व्यस्त था। जेकब वापस आने के बाद सोया नहीं था और सीधे गनस्मिथ गिल्ड आ गया ताकि और टाइटन बुलेट्स बना सके और अपनी टाइटन स्नाइपर ई सर्विसिंग कर सके। अंत में वो नई टाइटन स्वॉर्ड्स बना रहा था। चूंकि उसने एक तलवार खो दी थी और वे हॉब ट्रोल के भाले जितनी तेज नहीं थीं, उसने पुरानी को फिर से ढालने और उसके साथ एक नई बनाने का फैसला किया।
इस बार उसने छोटी तलवारों के एक तरफ को पूरी तरह छेनी जैसा बना दिया और तलवारों को अर्धचंद्राकार ब्लेड्स में तब्दील कर दिया। उसने इन ब्लेड्स को फिर से बनाने के लिए एक प्राचीन तरीका सीखा था जो उसने अपनी पुरानी दुनिया में सीखा था। उसने दोनों मूठों के बीच में धातु की बियरिंग्स भी लगा दी ताकि वो उन्हें अपनी उंगलियों पर घुमाकर अपने विरोधी को भ्रमित कर सके। अब जो भी कोई इन ब्लेड्स से घायल होगा उसे दर्द का असली मतलब पता चलेगा और उसे पूरा भरोसा था कि अगर ये ब्लेड्स उस टाइटन स्पीयर से टकराए तो उसे भी छील देंगे। गिल्ड में 20 घंटे बिताने के बाद वो चुपचाप निकल गया, एक आखिरी बार इमारत को देखते हुए। फिर वो अपने घर लौटा और सबसे पहले ग्लीन नोम के दिल के साथ डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू की, फिर नहाने गया और अपना सामान पैक किया। उसका एकमात्र सामान टाइटन आयरन की ईंटें थी, बाकी सब कुछ पेंडेंट में था जो पहले से पैक था। उसे अपने ब्लड बॉक्सेस को ईंटों वाले बड़े काले बैग में रखना पड़ा क्योंकि उसे गोलियों को स्टोर करना था। जगह बहुत कम थी, अगर वो टाइटन स्नाइपर को 2 छोटे हिस्सों में अलग नहीं करता तो वो फिट नहीं होती। पैकिंग पूरी होने के बाद उसने ग्लीन नोम के हार्ट एसेंस को इंजेक्शन में भरकर रख लिया और फिर म्यूटेंट के दिल को डिस्टिलेशन के लिए रख दिया। वो यहाँ इन इंजेक्शन को इंजेक्ट नहीं करने वाला था, बल्कि जंगल में करने वाला था, जहाँ वो रेयर बीस्ट्स का शिकार कर सके। जेकब ने उस बड़े मैप का भी अध्ययन किया जो उसे ठिकाने से मिला था, और हैरानी की बात यह थी कि वो अनकॉमन रीजन की पूरी रेनी माउंटेन रेंजेस का मैप था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब म्यूटेंट का क्रिस्टल रेड हार्ट एसेंस तैयार हो गया तो उसने उसे फ्लास्क में भरा, स्टोर किया और डिस्टिलेशन उपकरण को दूसरे बैग में पैक कर लिया। रात के अंधेरे में जेकब ने किसी के नोटिस किए बिना लायन हार्ट सिटी छोड़कर रेयर रेसेस रीजन की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जेकब को रेनी माउंटेन रेंजेस में दाखिल हुए 10 दिन हो चुके थे। उसने लंबा रास्ता चुना था क्योंकि लायन फॉरेस्ट में बहुत हलचल थी। हालांकि वो जानता था कि वे लोग वहां क्यों जमा हुए थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी कि उन्हें क्या मिला या वे इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। चूंकि वो हमेशा के लिए जा रहा था, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। भले ही उन्हें पता चल जाए कि ये वही था और किसी तरह उसकी पहचान भी जान ले, क्या वे उसे ढूंढने रेयर रीजन आ सकते हैं? जवाब साफ था, नहीं। यहाँ तक कि वो हॉप ट्रोल भी बिना सुरक्षित रास्ते और नक्शे के रेनी माउंटेन रेंजेस को पार करने की हिम्मत नहीं करता था। ये जगह बहुत विशाल थी और एक बार आप गहराई में चले गए तो वहाँ अनगिनत रेयर बीस्ट्स झुंडों या कॉलोनियों में खुलेआम घूमते थे। इसीलिए कोई भी लापरवाही से इसे पार करने की हिम्मत नहीं करता था, और जिन्होंने कोशिश की वे कभी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं आए। ग्लीन नोम जैसी रेयर प्रजाति को भी यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए एक सुरक्षित रास्ते और मदद की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि सारी रेयर प्रजातियां शारीरिक रूप से मजबूत होती थीं, उन सब में अपनी अपनी खूबियां थीं। इसके अलावा बहुत कम रेयर प्रजातियां अपनी जान जोखिम में डालकर अनकॉमन रीजन में आने को तैयार थीं, क्योंकि वहां उनके ध्यान लायक कुछ नहीं था। जेकब ने ठिकाने से मिले नक्शे पर निशान लगाया हुआ रास्ता ढूंढ लिया और उसे हैरानी हुई कि उसे बहुत कम जानवर मिले। उसने मान लिया कि ये एक सुरक्षित रास्ता है। अगर उसके पास ये नक्शा नहीं होता तो उसे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। बहरहाल पहाड़ों और जंगलों को दिन ब दिन पार करने के बाद उसे नक्शे पर चिन्हित रास्ते के अंत तक पहुंचने में 7 महीने लग गए। जेकब को अभी भी कोई रेयर प्रजाति नहीं मिली थी और वो उन्हें ढूंढने गया भी नहीं था। अब वो दुबला पतला लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो डेकर की लैब से निकलते वक्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक जोशपूर्ण आत्मा थी। वो 7 महीने पहले के अपने विशालकाय रूप से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर था और इन जंगलों के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर भी उसने अभी तक पेंडेंट में मौजूद हार्ट एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। आज जेकब के कदम रुक गए क्योंकि उसके सामने एक विशाल और सक्रिय नदी थी जो 2 किलोमीटर चौड़ी थी। जेकब ने नदी के दूसरी तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ को देखा तो ये वो बॉर्डर रिवर है जो 2 क्षेत्रों को अलग करती है। जैसे ही मैं इस नदी को पार करूंगा मैं रेयर रीजन में कदम रख दूंगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि मैं इन बैग्स के साथ तैरकर दूसरी तरफ नहीं जा सकता। जेकब ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। हालांकि ये नदी नक्शे पर थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म। ना ही उसे पता था कि नदी पार करने का कोई और सुरक्षित तरीका है या नहीं। ये नोम्स इतने मजबूत नहीं थे कि अकेले इस उफनती नदी को पार कर सके। इसीलिए जेकब ने ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की और देखने लगा कि क्या उसे कोई पुल या छोड़ी हुई नाव मिल सकती है। लेकिन कुछ मील चलने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखा और नदी के बहाव का दबाव भी कम नहीं हुआ। क्या मुझसे कुछ छूट रहा है? जेकब ने फिर से नक्शा निकाला और ध्यान से देखा। ये काला हिस्सा क्या है? मुझे लगा था कि ये बस एक पहाड़ है, लेकिन मैं इस जगह से सिर्फ कुछ मील दूर हूँ और यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। जेकब की आंखों में अनिश्चितता की चमक थी, लेकिन वो इस अजीब काले निशान से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। चूंकि उसे नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला, उसने इस क्षेत्र की जांच करने का फैसला किया। ये किसी बीस्ट का घोंसला हो सकता है।
जब तक वो अपने शरीर को कर्स्ड मार्क की 20% प्रोग्रेस के साथ कंपैटिबल बना सकता है, शायद वो बिना कुछ खोए इस नदी को पार कर ले। इसका मतलब ये भी था कि उसे कम से कम एक रेयर बीस्ट का शिकार करना होगा जो उसकी भूख को तेजी से कम कर सके। अगर उसने अनकॉमन जानवरों के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो उसे सालों लग जाएंगे। जेकब ने अपने बैग्स नदी से कुछ मीटर दूर दफना दिए और उस जगह को एक खास निशान से मार्क कर दिया जो सिर्फ वही पहचान सकता था। उसने नक्शे पर भी टेरेन को मार्क कर लिया। ये सब करने के बाद वो पूरी रफ्तार से उस काले निशान की तरफ बढ़ा। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसने एक घाटी देखी जो विशाल दरवाजों से बंद थी। क्या ये कोई गुप्त अड्डा है? जेकब को जिज्ञासा हुई। उसे इस वक्त डेकर के जर्नल की एक बात याद आई। उसने इन 7 महीनों में पूरी किताब खत्म कर ली और याद कर ली, फिर उसे जला दिया क्योंकि वो स्टोरेज में बहुत जगह ले रही थी। उसे ना सिर्फ एक अपोथकरी के रूप में डेकर का ज्ञान और शोध मिला, बल्कि रेयर रीजन के बारे में कुछ उपयोगी जानकारियां भी मिली। उस कमीने ने लिखा था कि उसने एक रैट हाउंड का हार्ट किसी डार्क सिटी से खरीदा था। उसकी लैब भी नदी के इसी तरफ थी, तो वो अपने कमज़ोर शरीर के साथ रोज़ नदी कैसे पार कर सकता था? ये वही जगह हो सकती है जहाँ से उसे सारे उपकरण और राशन मिले थे। वो नोम्स भी यहीं से थे। जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे सब समझ आ गया। फिर सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी। इंसानों को इस जगह के बारे में क्यों नहीं पता, या उनके पास बस अधिकार ही नहीं था? जेकब सोचे बिना नहीं रह पाया। बहरहाल चूंकि वो यहाँ आ ही गया था, वो ये जाने बिना वापस नहीं जाने वाला था कि ये जगह क्या है, और अगर ये जगह किसी ब्लैक मार्केट जैसी हुई तो उसे कुछ दिलचस्प मिल सकता है। लेकिन ये जगह खतरनाक भी थी क्योंकि डेकर जैसे अपराधी यहाँ खुलेआम घूम सकते थे, और फिर वो 2 जायंट्स भी थे जिन्होंने उसे डेकर के ठिकाने से भागने पर मजबूर किया था। अगर वे अभी भी यहाँ हुए तो उसे और भी ज़्यादा सावधान रहना होगा। फैसला करने के बाद जेकब हरकत में आया। उसने अपना मास्क और हुड पहना और विशाल बंद दरवाज़ों की तरफ बढ़ा। जब वो 10 मीटर दूर था, एक रौबदार आवाज़ गूंजी। सिर्फ रेयर या उससे ऊपर की प्रजातियों को डार्क सिटी में आने की अनुमति है। अगर तुम्हारे पास कोई पहचान है तो दिखाओ, विवरण गुप्त रहेंगे, लेकिन अगर तुम एक तुच्छ चींटी हो तो दफा हो जाओ। दरवाज़ों से आती इस आवाज़ को सुनकर जेकब की आंखें ठंडी हो गईं। तो ऐसी शर्त भी थी? हाँ, कम से कम उन्होंने मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं कहा। कम से कम अब उन्हें यह पता था कि अनकॉमन रीजन की प्रजातियों को यहाँ घुसने का अधिकार नहीं है, जिससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जेकब ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक सफ़ेद आईडी कार्ड निकाला जो किसी और का नहीं बल्कि डेकर का था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे वक्त में ये काम आएगा। उसके पास रेयर रीजन का आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन वो मर्सनरी एजेंसी या गनस्मिथ गिल्ड के कार्ड नहीं दिखा सकता था क्योंकि उनमें नागरिकता वाले हिस्से में ह्यूमन किंगडम लिखा था। इसका मतलब था कि वे आईडी मदद से ज़्यादा मुसीबत बन सकते थे। अचानक एक लाल किरण सीधे आईडी कार्ड पर पड़ी और वो साधारण सा सफ़ेद कार्ड अचानक नीली रोशनी में चमकने लगा, जिससे जेकब की आंखें चौंधिया गईं। फिर लाल बत्ती गायब हो गई और आवाज़ फिर आई, ये नकली नहीं है, तुम डार्क सिटी में प्रवेश कर सकते हो। नियम याद रखना, कोई लड़ाई नहीं, कोई चोरी नहीं और दूसरों को उकसाना नहीं। अगर तुमने कोई नियम तोड़ा तो डार्क सिटी तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। जैसे ही आवाज़ थमी, एक छोटा दरवाज़ा विशाल दरवाजे के अंदर ऊपर की ओर सरक गया। जेकब ने आईडी कार्ड रख लिया और ओपनिंग की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने गेट पार किया, उसका सामना एक और बैरिकेड से हुआ। 4 हट्टे कट्टे बख्तरदार गार्ड्स नकाब पहने दूसरी तरफ सीधे खड़े थे और उनके पास बंदूकें और भाले थे। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उनके हाथों में ठंडे नीले भाले देखे। वो जानता था कि वे शायद टाइटन आयरन या उससे भी मजबूत धातु से बने हैं। जहां तक उनकी बंदूकों की बात थी, वो और भी हैरान था क्योंकि वे सभी ऑटोमेटिक AO-63 असॉल्ट राइफल्स थीं। एक कांच के काउंटर के पीछे टाइट ड्रेस की एक छोटे कद की नकाबपोश महिला बैठी थी। उसने जेकब की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, 10 गोल्ड कॉइन्स 10 दिन के पास के लिए, 25 गोल्ड कॉइन्स 1 महीने के पास के लिए, 200 गोल्ड कॉइन्स 1 साल के पास के लिए। तुम्हें कौन सा चाहिए? जेकब ने आखिरकार इस छोटी महिला पर ध्यान दिया जिसकी त्वचा गहरी हरी थी, और वो जानता था कि वो इंसान नहीं है। यहाँ तक कि उन गार्ड्स की त्वचा भी गहरी भूरी थी, लेकिन सबके चेहरे नकाब के पीछे छिपे हुए थे। ये किस तरह की जगह है? जेकब पूछे बिना नहीं रह पाया। महिला ने बेपरवाही से जवाब दिया, डार्क सिटी एक तटस्थ संगठन का हिस्सा है जो किसी नस्ल या धन से नहीं जुड़ा है। हमें परवाह नहीं कि तुम संत हो या शैतान। जब तक तुम हमारे नियम नहीं तोड़ते, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे डार्क सिटीज़ पूरे प्लेन्स में है, और जब तक तुम प्रवेश करने के योग्य हो, तुम एक सुरक्षित वातावरण का आनंद ले सकते हो और डार्क सिटी के लेवल के हिसाब से जो चाहे व्यापार कर सकते हो। कोई तुमसे तुम्हारी पहचान नहीं पूछेगा जब तक तुम उसे दिखाना ना चाहो, और कोई यहाँ मुसीबत खड़ी नहीं करेगा, भले ही वे 3 महाशक्तियों से ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो हमारे पास डार्क सिटी गिल्ड बुक है, तुम इसे 10 सिल्वर में खरीद सकते हो।
अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो और बताओ तुम्हें कौन सा पास चाहिए, वरना मैं तुम्हें 10 सेकंड में बाहर फेंक दूंगी। रिसेप्शनिस्ट का मेहमानों से निपटने का ये रूखा तरीका देखकर जेकब के पास शब्द नहीं थे। उसे वो खुरदुरी आवाज़ भी याद आई जिसने उसका आईडी कार्ड चेक किया था। वो सोचने लगा कि क्या यहाँ हर कोई घमंडी और चिड़चिड़ा है। बहरहाल, अगर वे वीराने में ऐसा शहर बना सकते हैं और बिना किसी महाशक्ति हेजीमनी के डर के किसी को भी शरण दे सकते हैं, तो वो बिना किसी अच्छी वजह के यहाँ मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। जब तक वे नियमों से खेलेंगे, उसे भी नियम मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने 10 गोल्ड कॉइन्स और 10 सिल्वर निकाले और काउंटर पर रख दिए। 10 दिन का पास और वो गिल्ड बुक। नकाबपोश रिसेप्शनिस्ट ने ठंडेपन से सिक्के लिए और पूछा, आपका नाम? कोई भी नाम चलेगा। जेकब ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, जैक। रिसेप्शनिस्ट ने काउंटर के नीचे हाथ चलाए जो जेकब देख नहीं सका। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने इंतजार किया। 1 मिनट बाद उसने एक ब्रॉन्ज कार्ड रखा जिस पर अजीब शब्द खुदे थे। जब जेकब ने दूसरी तरफ देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उस पर एक टाइमर चल रहा था, 09D 23H 59M 58S। उसने टाइमर के ऊपर एक काले रंग की टोपी कैप्ड सिंबल भी देखा। जब ये टाइमर 0 पर पहुंच जाएगा तो तुम्हारे पास डार्क सिटी छोड़ने या इसे रिचार्ज करने के लिए 15 मिनट होंगे। याद रखना, हमें पता चल जाएगा जब ये 0 पर पहुंचेगा और हम तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकते हैं जब तक तुम डार्क सिटी के आसपास हो। इसलिए कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे नज़रअंदाज किया तो सिटी गार्ड्स तुम्हें हिरासत में लेंगे, 3 दिनों तक कालकोठरी में डालकर टॉर्चर करेंगे और फिर बाहर फेंक देंगे। इसके बाद तुम 3 महीने के लिए डार्क सिटी में घुसने से बैन हो जाओगे। रिसेप्शनिस्ट ने ठंडे स्वर में समझाया और एक पॉकेट साइज किताब काउंटर पर रख दी। तुम्हारी डार्क सिटी गाइड बुक, अब मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। जेकब ने कार्ड और किताब उठाई, लेकिन वो गया नहीं और पूछा, आखिरी सवाल, ये शहर अनकॉमन रीजन में क्यों है? नकाबपोश रिसेप्शनिस्ट इस सवाल से चिढ़ गई, क्योंकि तुम जैसे कई भ्रष्ट और अवैध कमीने अनकॉमन रीजन में भाग आते हैं जब उनके पास जाने की कोई जगह नहीं होती, और ये बिजनेस के लिए अच्छा है। अब जाओ, वरना उन चारों गार्ड्स ने काफ़ी समय से कसरत नहीं की है। क्या कुतिया है, जेकब ने ताना मारा और बैरिकेड की तरफ बढ़ा। उनमें से एक लंबी गार्ड ने ठंडी नज़रों से जेकब को देखा और रास्ता खोल दिया। जेकब ने उनकी परवाह नहीं की और चलता रहा। आखिरकार उसने गेट पार किया और पत्थरों से बनी एक साफ सुथरी घाटी के रास्ते में प्रवेश किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो अंत में पहुंचा जहां उसने कई नकाबपोश लोगों को घूमते देखा। जेकब ने नोटिस किया कि ये पूरा शहर खड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सिर्फ यही रास्ता निकास की तरफ जाता है। और तो और उसे उन पहाड़ी दीवारों में जड़े हुए छोटे हरे गोले भी दिखाई दिए। कोई हैरानी नहीं कि वो इस जगह को लेकर इतनी आश्वस्त थी। कितना अजीब संगठन है। शहर में घुसते ही उसने देखा कि पत्थर और संगमरमर की बनी कई ऊंची इमारतें थीं, लेकिन कोई गाड़ियां नहीं थीं। हर कोई सड़कों पर टहल रहा था। हालांकि जेकब को कई नकाबपोश लोगों से जानलेवा इरादे, मर्डरस सेंसेशंस महसूस हो रहे थे। वो जानता था कि ये आदर्श नागरिक नहीं है और उसे सतर्क रहना होगा। भले ही उस आवाज़ ने कहा था कि यहाँ लड़ाई या उकसाना मना है, लेकिन कुछ पागल शायद इन सज़ाओं की परवाह ना करें। जैसे ही जेकब पूर्व दिशा में बढ़ा, उसने एक कसाई की दुकान देखी और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसने अनकॉमन जानवरों को टंगे हुए देखा। वो दुकान में घुसा। एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी नकाब पहने कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। वो जेकब का स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और ठंडे स्वर में बोला, कितना मीट चाहिए? जेकब ने उसके रवैये का बुरा नहीं माना और कहा, क्या तुम्हारे पास रेयर मीट है? नकाबपोश आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास स्टॉक में सिर्फ 5 पाउंड है। अगली सप्लाई 2 दिन में आएगी। कितना चाहिए? 1 पाउंड के 1000 गोल्ड कॉइन्स और कीमत फिक्स है। ये सुनकर जेकब का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, क्योंकि अभी तक उसे कोई रेयर बीस्ट नहीं मिला था, लेकिन इस बंदे के पास एक सोर्स था। ये उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम उसी प्रजाति का एक रेयर हार्ट और 1 लीटर खून का इंतजाम कर सकते हो? मैं अच्छी कीमत दूंगा, लेकिन खून और दिल उसी जानवर का होना चाहिए और मैं ये पहचान सकता हूँ, तो झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं मांस से काम चला लूंगा। नकाबपोश आदमी की नीली आंखों में अचानक अनिश्चितता की चमक आई। इंतजाम हो सकता है, तुम अपनी डिलीवरी 2 दिन में ले सकते हो, लेकिन मैं हर 15 दिनों के अंतराल पर ही 1 दिल और खून डिलीवर कर सकता हूँ। कीमत होगी 10,000 गोल्ड कॉइन्स। जेकब मन ही मन जश्न मनाने लगा। 15 दिन उसके लिए कुछ नहीं थे। वो तुरंत मान गया। ठीक है, मेरे लिए 10 पाउंड मांस भी बचा कर रखना, मैं 2 दिन में आऊँगा। यहाँ मैं कीमती लोहा कहाँ बेच सकता हूँ? जेकब के पास इतने गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, तो इसलिए उसके पास टाइटन आयरन ईंटें बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा,
लेकिन रेयर हार्ट और ब्लड के सामने सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे। और तो और उसने उसे अपनी सबसे ज़रूरी शर्त नहीं बताई कि उसे हर बार नई प्रजाति का हार्ट और ब्लड चाहिए। वो पहले सौदे का इंतज़ार करेगा और फिर ये शर्त रखेगा। अगर इस बंदे के पास कोई रेयर बीस्ट फार्म हुआ तो उनका सौदा ख़त्म हो जाएगा और वो उससे सिर्फ मांस खरीदेगा। नकाबपोश आदमी इस सवाल से खुश लग रहा था। क्या तुम डार्क सिटी में नए हो? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? जेकब ने आंखें सिकोड़ी। है, अगर तुम्हें जेरी की पॉन शॉप के बारे में नहीं पता तो पक्का तुम नए हो। हालांकि चूंकि हमारा बिजनेस डील है, मैं तुम्हें सही दिशा दिखा दूंगा। सेंट्रल सिटी डिस्ट्रिक्ट में जाओ और किसी से भी जेरी की पॉन शॉप के बारे में पूछ लो, वे तुम्हें बता देंगे। वो हंसा। 2 दिन बाद मिलते हैं। जेकब ने सिर हिलाया और चला गया। नकाबपोश आदमी की आंखों में ठंडक थी। एक और अमीर नया मुर्गा है। मुझे हैरानी है कि शहर जैसे इस अथाह गड्ढे में उसकी दौलत कब तक टिकेगी। डार्क सिटी में हमेशा कुछ ना कुछ खरीदने को होता है और दौलत कभी भी काफ़ी नहीं होती। इसी तरह डार्क सिटी तुम्हें चूस कर खाली कर देता है और तुम इसके गुलाम बन जाते हो। उसने आह भरी और जेकब जैसे नए आने वाले की परवाह करना छोड़ दिया। उसने ऐसे कई रईसजादों को डार्क सिटी में आते और भिखारी बनकर बाहर फेंके जाते देखा है। डार्क सिटी में वही सफल है जो जानता है कि मुनाफा कैसे कमाना है, वरना आप बस दूसरों की जेबें भर रहे हैं। जेकब को कसाई के ख्यालों की कोई खबर नहीं थी और वो सेंट्रल एरिया की तरफ बढ़ा। उसने 3 और कसाई के दुकानों की रेकी की और हैरानी की बात यह थी कि वो सब उसे 15 दिनों के अंतराल पर हार्ट और ब्लड बेच सकते थे, लेकिन उनकी कीमतें काफ़ी ऊंची थीं। लेकिन जेकब ने अपनी मर्चेंट स्किल्स का इस्तेमाल करके कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन्स पर ला दी। जब वो दुकानों से निकला तो उसके चेहरे पर तनाव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अनकॉमन रीजन में इतने गोल्ड कॉइन्स खर्च करने पड़ेंगे। और तो और डार्क सिटी के सामान को देखकर उसे लगा कि वो अभी तक किसी गांव में रह रहा था। यहाँ हथियारों की दुकानें थीं जो इनोवेटिव वेपनरी बेच रही थीं और यहाँ तक कि स्मोक माइंस और स्टिक ग्रेनेड्स भी मिल रहे थे। अब उसे समझ आ रहा था कि वो हॉब ट्रोल को वो सारे हथियार कहाँ से मिले थे। जैसे ही वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में घुसा, उसका ध्यान एक 10 मंजिला टावर पर गया जो क्लॉक टावर जैसा दिखता था। पॉटियन टावर? जेकब को जिज्ञासा हुई और वो टावर की तरफ बढ़ा, लेकिन 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स ने, जिनकी आभा डरावनी थी, उसे रोक लिया। 5 गोल्ड कॉइन एंट्रेंस फीस। तुम लोग यहाँ किस तरह का सामान बेचते हो? अगर पहले की बात होती तो वो बिना सोचे 5 गोल्ड कॉइन्स दे देता, लेकिन अब उसे हर पैसे की ज़रूरत थी। एक गार्ड ने ठंडे स्वर में और थोड़े तिरस्कार से जवाब दिया, अगर तुम्हें एल्केमी पोशंस के बारे में नहीं पता तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे डर है कि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत महंगी है। जेकब को अचानक कुछ याद आया और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा मतलब उन रंगीन लिक्विड से है जो किसी को ठीक कर सकते हैं या हाइबरनेशन में डाल सकते हैं? तो तुम HR पोशंस के बारे में जानते हो? हाँ, हम यहाँ वो भी बेचते हैं। गार्ड ने तिरस्कार से सिर हिलाया। तुम्हारे लिए अच्छा है। जेकब ने ताना मारा और मुड़ गया, हक्के बक्के गार्ड्स को छोड़कर। लेकिन जेकब का चेहरा गंभीर था। लगता है कि मैं बिना किसी ठोस कमाई के जरिए के आगे नहीं बढ़ सकता। इस बार उसने कोई चक्कर नहीं लगाया और पूछताछ करने के बाद आखिरकार वो जेरी पॉन शॉप नाम की एक आलीशान 10 मंजिला इमारत में पहुंचा और अंदर चला गया। जैकोब ने पॉन शॉप के विशाल इंटीरियर को देखा। कई कांच के डिस्प्ले लगे थे और उनके पीछे रखे आइटम काफ़ी हाई एंड थे। उसे वहाँ एक स्कोप भी दिखा। प्रिय ग्राहक, आपको किस तरह की सेवा चाहिए? एक छोटे कद की महिला जिसने सिल्वर मास्क पहना था जैकोब के पास आई। जैकोब ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं एक कीमती लोहा बेचना चाहता हूँ। महिला की गुलाबी आंखें स्थिर रहीं। कृपया मेरे पीछे आएं। वो जैकोब को सीधे दुकान के पूर्वी हिस्से में ले गई और एक रोशन कमरे में दाखिल हुई। वहाँ एक सफ़ेद बालों वाला नकाबपोश शख्स, जिसके कान नुकीले थे, एक वर्क टेबल के पीछे बैठा था और एक लूप से पत्थर के एक छोटे टुकड़े की जांच कर रहा था। महिला उस सफ़ेद बालों वाले शख्स के पास गई। उसे उनके आने की कोई खबर नहीं थी। वो अपने काम में इतना खोया हुआ था। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर ऑब्जर्वर, क्या आप कृपया इस सज्जन के आइटम का मूल्यांकन कर सकते हैं और इसकी कीमत बता सकते हैं? मिस्टर ऑब्जर्वर ने आखिरकार अपनी हरी आंखों से उनकी तरफ देखा। उसने रूखेपन से कहा, तुम्हारे पास 1 मिनट है। महिला ने जैकोब की तरफ देखा। कृपया वो आइटम निकालें जिसे आप बेचना चाहते हैं। जैकोब ने देरी नहीं की और अपनी जैकेट के अंदर से एक काली ईंट निकाली। असल में उसने इसे अपने पेंडेंट से निकाला था। उसने 4 ईंटें अपने पेंडेंट में स्टोर कर ली थी, बस इस डर से कि कहीं उसे बैग्स छोड़ने ना पड़ जाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये अभी काम आ जाएंगी। मिस्टर ऑब्जर्वर की आंखें चमक उठीं जब उसने काली ईंट देखी और उसे जैकोब के हाथ से छीन लिया। जैकोब को बुरा नहीं लगा और वो शांत खड़ा रहा, जबकि वो ठंडी नज़रों से मिस्टर ऑब्जर्वर को देख रहा था, जो अब लूप से काली ईंट की जांच कर रहा था। महिला मिस्टर ऑब्जर्वर की प्रतिक्रिया से हैरान लग रही थी और काली ईंट को जिज्ञासा से देख रही थी। मिस्टर ऑब्जर्वर ने आखिरकार अपना लूप नीचे रखा और थोड़ी खुशी के साथ बोला, 89% शुद्ध अनकॉमन टाइटन आयन,
25 गोल्ड कॉइन्स प्रति ग्राम। क्या ख्याल है? जैकब ऊपर से शांत रहा लेकिन अंदर से हैरान था। लगता है अनकॉमन रीजन को इस लोहे की असली कीमत नहीं पता। ये उस कीमत से 2 गुना ज़्यादा है जो मुझे गिल्ड और एजेंसी में मिली थी, लेकिन उनके पास बिक्री के लिए बहुत कम था। जैकब ने जवाब दिया, 30 गोल्ड कॉइन्स प्रति ग्राम या कोई डील नहीं। वो बता सकता था कि ये मिस्टर ऑब्जर्वर अभी भी खुद को रोक रहा है। जैसा उसने सोचा था, मिस्टर ऑब्जर्वर ने उसे सीधे मना नहीं किया और विचार करने लगा। मिस्टर ऑब्जर्वर ने आखिरकार कहा, अगर तुम्हारे पास एक और ईंट है तो हमारी डील पक्की। उसने एम्बर आंखों वाले आदमी को गहराई से देखा। सच कहूं तो वो सोच रहा था कि जैकब किस तरह का जीव है, उसके दुबले और लंबे कद को देखकर और उसकी पीली सफ़ेद त्वचा को देखकर, लेकिन ऐसी कोई प्रजाति उसके दिमाग में नहीं आई। हालांकि एक बात साफ थी, क्योंकि जैकब अनकॉमन रीजन में था और डार्क सिटी में दिखाई दिया, वो यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया था। वो साफ तौर पर किसी से छुप रहा था। फिर भी डार्क सिटी के नियमों की वजह से वे कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे, और वे मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि डार्क सिटी बहुत अजीब जगह है और जिसने भी इसका कोई नियम तोड़ा वो बर्बाद है। चाहे आप कुछ भी करें या कहीं भी छिप रहो, एनफोर्सर्स आपको ढूंढ निकालेंगे। इसीलिए ये सारे कानून तोड़ने वाले इस शहर में इतने कानून मानने वाले थे, चाहे उनका अतीत और बैकग्राउंड कुछ भी हो। जैकब ने भावहीन होकर सिर हिलाया। मेरे पास 2 और हैं, तो 35 गोल्ड कॉइन्स के बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर ऑब्जर्वर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, 32 गोल्ड कॉइन्स, ये सबसे ज़्यादा है जो मैं दे सकता हूँ। जैकब ने ज़्यादा दबाव नहीं डाला, क्योंकि वो समझ गया था कि वे सीमा पर पहुँच गए हैं। उसने सिर हिलाया, मंजूर है। मिस्टर ऑब्जर्वर ने अपनी सीट से उठते हुए महिला से कहा, अच्छा मेरे साथ आओ, तुम जा सकती हो। महिला ने सिर हिलाया और कमरे से चली गई। जैकब ने देखा कि मिस्टर ऑब्जर्वर पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है, और जब उसने उसे खोला तो सीढ़ियां दिखाई दी। जैकब बिना किसी जल्दबाजी के पीछे चला। उसे डर नहीं था कि ये बूढ़ा कोई चाल चलेगा। उसने यहाँ आते वक्त ही नोटिस कर लिया था कि ये जगह कितनी नैतिक और वैध है। जिस भी दुकान पर वो गया, उन्होंने बिना किसी धोखे के इरादे से बिजनेस की बात की, हालांकि उनके अंदर छिपा हुआ खून खराबा महसूस हो रहा था। उसने इस डार्क सिटी को एक नई रोशनी में देखा और उसे जिज्ञासा थी कि वो लोग इतना डरते क्यों थे। इसके अलावा अगर वो जैकब को उसकी चीज़ों के लिए मारना चाहता तो उसके साथ इतना मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं थी, और वैसे भी ये सिर्फ एक अनकॉमन आइटम था। उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि पैसों की समस्या सुलझाने के बाद वो गाइड बुक पढ़ेगा। जहाँ तक रेरर रीजन जाने की बात थी, उसे अब कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि ये जगह अभी उसके लिए रेरर रीजन से कहीं ज़्यादा आकर्षक थी। जैकब मिस्टर ऑब्जर्वर के साथ टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ चढ़ता गया। मिस्टर ऑब्जर्वर ने लकड़ी के दरवाजे पर शांति से दस्तक दी। एक कर्कश आवाज़ गूंजी, अंदर आओ। चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुला और वे दोनों अंदर गए। कमरा पहली मंजिल जितना ही बड़ा था, लेकिन दीवारों पर कोई डिस्प्ले नहीं था, बल्कि विदेशी पेंटिंग्स और किताबों से भरी अलमारियां थीं। फर्श के बीचों बीच एक विशाल आयताकार डेस्क थी, जिसके एक तरफ 15 कुर्सियां थीं और दूसरी तरफ सिर्फ एक। इस एक कुर्सी पर इस वक्त एक शख्स बैठा था, बिना किसी नकाब के। जैकब की आंखें सिकुड़ गई जब उसने उस शख्स का हुलिया देखा। उसकी त्वचा का रंग बैंगनी था और उसके लंबे बैंगनी बाल थे। उसकी हल्की नीली चालाक आंखों में खड़ी पुतलियां थीं। एक लंबी नुकीली नाक, कान और लंबी नुकीली ठुड्डी थी। उसका मुंह चौड़ा था और उसके नुकीले कैनाइन दांत दिखाई दे रहे थे। वो शायद 2 मीटर लंबा था और उसका शरीर गठीला था, क्योंकि उसकी कसी हुई काली दशौस से उसकी मांसपेशियां दिख रही थीं। जैकब ने जल्दी से कर्स्ड इमॉर्टैलिटी को समन किया और पूछा, मुझे इन दोनों के टीयर बताओ। जैकब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे इस बंदे से बेहद मजबूत दबाव महसूस हो रहा था, जो उसे सिर्फ म्यूटेंट से महसूस हुआ था। मिस्टर ऑब्जर्वर ने सम्मानपूर्वक परिचय दिया, ये शानदार प्रतिष्ठान के मालिक है बॉस जेरी। बॉस जेरी, ये सज्जन यहाँ 3000 ग्राम से ज़्यादा टाइटन आयन बेचने आए हैं, इसलिए मैं उन्हें डील पक्की करने के लिए यहाँ ले आया। ये सुनकर जेरी की आंखों में हैरानी की चमक आई। उसने अपने जानवर वाले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और कहा, कितनी खुशी की बात है, कृपया तशरीफ़ रखें। उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। जैकब ने सिर हिलाया और कुर्सी की तरफ बढ़ा, जबकि उसका ध्यान खाली पन्ने पर आई जानकारी पर था। ये बड़ा लट्ठा गॉब्लिन रेस का एक पर्पल हॉब गॉब्लिन है। अभी ये टियर 8 पर है और अपनी सीमा तोड़ने के बहुत करीब है। जहाँ तक इस पुराने फॉसिल की बात है, ये एक टियर 6 वाइट ट्रोल है और इसमें कुछ खास नहीं है। ये जगह दिलचस्प है। अगर तुम इनमें से आधे को भी मार दो तो मैं वादा करती हूँ तुम्हें पछतावा नहीं होगा। जैकब ने इस वाक्य को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। ये किताब बस उसे खाई से कूदने के लिए कह रही थी। डार्क सिटी के बीचों बीच इस रेरर ब्रेड को मारने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा होगा। वो अभी बहुत कमज़ोर था। इसी तरह वो शांति से बैठ गया, जबकि मिस्टर ऑब्जर्वर ने काली ईंट बड़े सम्मान से जेरी के सामने रख दी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो? जेरी ने ईंट उठाई और विनम्रता से पूछा। जैक। जैकब ने शांति से जवाब दिया। जेरी।
जेरी ने सिर हिलाया और अपनी दराज से एक गोल्डन लूप निकालकर काली ईंट की जांच करने लगा। 1 मिनट तक जांच करने के बाद उसने आखिरकार उसे नीचे रख दिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने जैकोब से पूछा, मिस्टर जैक के साथ क्या डील पक्की हुई है? मिस्टर ऑब्जर्वर ने तुरंत जवाब दिया, 32 गोल्ड कॉइन्स। जेरी ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराया, मैं सहमत हूं। जाओ और इन तीनों ईंटों का वजन करो। मिस्टर ऑब्जर्वर ने सिर हिलाया, ईंटें उठाईं और वजन करने के लिए फर्श की दूसरी तरफ चला गया। जेरी ने जैकोब को गहराई से देखा और कहा, मिस्टर जैक, अगर आपके पास इसी क्वालिटी का और टाइटन आयरन है तो मुझे वो सारा चाहिए। कीमत पर बात हो सकती है। जैकोब ने गोलमोल जवाब दिया, मैं और बेचना पसंद करता, लेकिन मुझे ये 3 टुकड़े इत्तेफाक से मिले थे। जेरी की आंखें बहुत थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने अफसोस से आह भरी, ऐसी बात है? फिर तो ये शर्म की बात है। वे अनकॉमन टाइटन आयरन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? जैकोब को अब शक होने लगा था। जेकब कोई बेवकूफ़ नहीं था। जैसे ही मिस्टर ऑब्जर्वर और जेरी ने टाइटन आयरन को देखकर रिएक्ट किया, जेकब ने उसे तुरंत पकड़ लिया। हालांकि उसे अभी पता नहीं था कि वे टाइटन आयरन खरीदने के लिए इतने बेताब क्यों थे, लेकिन एक बात साफ थी, टाइटन आयरन में कुछ ऐसा था जो उसे नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था। अब उसे पता लगाना था कि वो क्या है। और तो और जेरी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि हॉप ट्रोल्स के अर्थिन किंगडम के पास टाइटन आयरन अयस्क यानी ओर का भंडार है। अगर उन्हें पता होता तो वे अब तक उस पर कब्जा करने के लिए वहां पहुंच चुके होते। जेकब के पास अभी भी उसी क्वालिटी का 120 किलो टाइटन आयरन बचा था। अगर उसे पता चल जाए कि जेरी जैसा ताकतवर हॉबगॉब्लिन इसके पीछे क्यों है, तो वो कुछ अप्रत्याशित फायदा उठा सकता है। इस वक्त मिस्टर ऑब्जर्वर वापस आया और बोला, तीनों ईंटों का कुल वजन 3090 ग्राम है। सोने में कुल राशि 98,880 गोल्ड कॉइन्स। जेरी ने बस सिर हिलाया और जेकब की तरफ एक जानवर जैसी मुस्कान फेंकते हुए कहा, हम इसे राउंड ऑफ करके 1 लाख गोल्ड कॉइन्स कर देते हैं। ये मेरी तरफ से सद्भावना का प्रतीक है मिस्टर जैक। अगर आपको और टाइटन आयरन या कोई अच्छी चीज़ मिले तो कृपया सबसे पहले हमें बेचने पर विचार करें। जेकब को मुफ्त के गोल्ड कॉइन से कोई एतराज़ नहीं था। उसने सिर हिलाया, तो डील पक्की हुई मिस्टर जेरी? मिस्टर ऑब्जर्वर ने पूछा, मिस्टर जैक, क्या आप ये भुगतान अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे या आपको अभी चाहिए? जेकब के पास सिर्फ 2 बैंक खाते थे और वे अनकॉमन रीजन के थे। वे उसकी पहचान बता सकते थे। इसके अलावा वो ज़ोडिएक टॉरस बैंक के नियमों और विनियमों से वाकिफ नहीं था, क्योंकि उसने कभी वहां जाने की जहमत नहीं उठाई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जानकारी सुरक्षित है या नहीं, लेकिन अब लगता था कि उसे इस खाते को सुलझाने के लिए भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा। वो व्यक्तिगत रूप से इतने सारे सोने के सिक्के नहीं ले जा सकता था। चूंकि उनके पास वायर ट्रांसफ़र सिस्टम था, तो वो अपनी ज़िंदगी आसान क्यों न बनाए। हालांकि उसे एक निजी खाते की ज़रूरत थी जो किसी संगठन से जुड़ा ना हो। इसलिए उसे डार्क सिटी में बैंक की ब्रांच ढूंढनी होगी और देखना होगा कि क्या वो ऐसा खाता खोलने के योग्य है। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे अभी चाहिए। जेरी ने सिर हिलाया और अपनी कुर्सी के ठीक पीछे एक बंद दरवाजे की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में मोटे सुनहरे बिलों का एक बंडल था। उसने वो मोटा बंडल ठीक जेकब के सामने रख दिया। जेकब ने 1000 के उस सुनहरे बिल को देखा जिस पर ज़ोडिएक टॉरस बैंक का नाम और उनकी सिग्नेचर बैंक बिल्डिंग पैंथियन की तस्वीर थी। अब वो दुविधा में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये बिल असली है या नकली, क्योंकि उसने आज तक इनका सामना नहीं किया था। अगर उसने पूछा तो जेरी को शक हो सकता है, लेकिन अगर उसने नहीं पूछा तो हो सकता है कि उसे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स का चूना लग जाए। लेकिन जब उसने डार्क सिटी के नियमों के बारे में सोचा तो उसने मन ही मन जेरी को कोसा और बिल बंडल उठा लिया, जो बेहद चिकना था, जैसे शुद्ध सोने की चादरों से बना हो। उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि कोई नकली कागज़ बनाने में इतनी मेहनत नहीं करेगा। जेरी की आंखों में एक सूक्ष्म चमक आई जब उसने जेकब को बिना गिने बंडल अपनी जैकेट की भीतरी जेब में रखते देखा। ये वास्तव में जेरी की तरफ से एक छोटी सी जांच थी, क्योंकि ये बिल सिर्फ रेयर रीजन की बैंक ब्रांचों में उपलब्ध थे। हालांकि डार्क सिटी में ये वैध थे, लेकिन अगर जेकब इनसे अनजान होता तो उसे उस वक्त जेकब पर शक हो जाता। जेकब खड़ा हुआ और जेरी को विदा किया और मिस्टर ऑब्जर्वर भी जेकब के साथ चला गया। जेरी ने दरवाजे तक तसल्ली की कि जेकब और मिस्टर ऑब्जर्वर चले गए हैं। उसने पत्थर जैसे चेहरे के साथ दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम्हें क्या लगता है? उसने फर्श के कोने में रखी पत्थर की मूर्ति को देखते हुए सवाल किया। सफ़ेद मूर्ति की आंखें कांच जैसी थीं और अचानक उसमें से एक महिला की आवाज़ आई। मैं नहीं बता सकती कि वो किस नस्ल का है, लेकिन उसकी त्वचा के रंग से वो रेयर रीजन के वुल्फ हाफलिंग या स्ट्रेंज जनासी हो सकता है। जेरी ने सिर हिलाया। मैं असहमत हूँ। ये दोनों प्रजातियाँ बहुत ताकतवर हैं, माउंटेन जायंट्स के बाद दूसरे नंबर पर। मुझे नहीं लगता कि वे अनकॉमन रीजन के डार्क सिटी में दिखाई देंगे। वे आसानी से रेयर रीजन के डार्क सिटी में जा सकते हैं, जहां मैं भी घुस नहीं सकता। यहां तक कि रेयर रीजन का डार्क सिटी भी हम जैसे लोगों के लिए घुसना बेहद मुश्किल है, जो पूरे रेयर रीजन में वांटेड है।
इसीलिए हमें जिंदा रहने के लिए इस गटर में भागना पड़ा। अगर वो उन दोनों प्रजातियों में से होता तो वो रेयरर रीजन के डार्क सिटी में जाता, क्योंकि वो जगह इससे 1000 गुना ज्यादा संसाधनों वाली है और उसे वहां अपनी नस्ल के कुछ साथी भी मिल सकते थे। तो वो पक्का रेयरर रीजन का नहीं है और उसके पास उस जगह में घुसने की योग्यता नहीं है। मैं उससे आसानी से निपट लूंगा, तो भूल जाओ कि वो रेयरर रीजन का था। आवाज़ फिर आई। खैर, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा कुख्यात हो तो तुम बेहतर जानते हो और तुम्हारी बात में दम भी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दशक तक छिपे रहने के बाद हमें इस गटर से वापस जाने की उम्मीद दिखेगी। आवाज़ भावनाओं से भरी थी। जेरी भी हंसा, लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन ये अभी सिर्फ एक उम्मीद है, पक्का नहीं। 89% शुद्धता वाले 3000 ग्राम अनकॉमन टाइटन आयरन से हम कितने टाइटन टीयर्स निकाल सकते हैं? आवाज़ ने थोड़ी देर जवाब नहीं दिया, जिससे जेरी बेसब्र नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो शख्स कुछ चेक कर रहा है। आवाज़ फिर गूंजी। 89% शुद्धता वाले 3000 ग्राम टाइटन आयरन से हम सिर्फ 2 टियर 3 टाइटन ड्रॉप्स बना सकते हैं, और ये मेरे लिए ए रैंक ताकत तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल से काफ़ी है। हालांकि अगर तुम फिर से ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो मुझे उसी क्वालिटी के 60 किलो अनकॉमन टाइटन आयरन की ज़रूरत होगी। कम से कम 20 बूंद टाइटन टीयर्स तुम पर फिर से असर करेंगे। हमने सालों पहले डार्क सिटी का सारा टाइटन आयरन खत्म कर दिया है, जबकि हम रेयर रीजन में भी अपने निशान नहीं दिखा सकते। वे अभी भी हमारे पीछे हैं और रेयर टाइटन आयरन अभी हमारे लिए बेकार है। इसके अलावा हम जोखिम नहीं उठा सकते। अगर उन्हें पता चल गया कि हम अभी भी जिंदा हैं तो वे पहले की तरह अनकॉमन डार्क सिटी के बाहर घात लगाकर बैठ जाएंगे, लेकिन इस बार वे हार नहीं मानेंगे। ये सुनकर जेरी उदास हो गया। मुझे पता है, तुम्हें मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास और था? शायद या शायद नहीं। कैसा रहेगा अगर मैं उसके पीछे एक पूंछ लगाऊं और देखूं कि क्या हमें कुछ मिल सकता है? आवाज़ ने ठंडे स्वर में सुझाव दिया। जेरी ने सिर हिलाया। लेकिन सावधान रहना, अगर उसे कुछ महसूस हुआ तो हम एक शानदार मौका खो सकते हैं। हालांकि अगर उसके पास और टाइटन आयरन हुआ तो वो बर्बाद है। अंत में उसकी आवाज़ में जानलेवा इरादा था। आवाज़ हंसी। है, मुझे पता है, हम ही जानते हैं टाइटन आयरन की असली कीमत। अगर उसने कोई अजीब हरकत की तो ही। आवाज़ डरावने तरीके से हंसी और फिर चुप हो गई। जेकब को जेरी और उस महस्य में आवाज़ के बीच हुई इस बातचीत का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो सेंट्रल सिटी डिस्ट्रिक्ट में एक पैंथियन की तरफ बढ़ रहा था, जो ज़ोडियक टॉरस बैंक की सिग्नेचर बिल्डिंग थी। डार्क सिटी में भी सिर्फ ज़ोडियक टॉरस बैंक मौजूद था, जबकि स्टार मर्सनरी एजेंसी या दोनों गिल्ड्स का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ बैंक को अनुमति थी। इमारत में घुसने के बाद उसने एक विशाल और आलीशान इंटीरियर देखा, जिसमें संगे मरमर का बेहतरीन काम था, खासकर इमारत के 8 विशाल खंभे और उन खंभों के पास खड़ी कांस्य मूर्तियां। जेकब ये देखने आया था कि वो बिल असली हैं या नकली, और एक और निजी खाता भी खोलना चाहता था। वो जल्दी से एक खाली काउंटर के पास पहुंचा, जहां एक नकाबपोश महिला बैठी कुछ कागजी काम कर रही थी। क्या आपके पास बैंक के बारे में विस्तार से कोई ब्रोशर है? जेकब ने भावहीन होकर सवाल किया। उसने आखिरकार जेकब की तरफ देखा और उसे टोपी और नकाब पहने देखकर हैरान नहीं हुई। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गाइडलाइन मैनुअल के लिए 10 सिल्वर कॉइन्स। जेकब ने उसके सामने सिल्वर का सिक्का रख दिया। उसने सिक्का लिया और जेकब के सामने एक छोटी पुस्तिका रख दी। आप इसे गेस्ट एरिया में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप वापस आकर बता सकते हैं कि आपने क्या फैसला किया। जेकब ने सिर हिलाया और पुस्तिका ले ली। उसे एक खाली सीट मिली और उसने पुस्तिका खोली। बैंक की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में कई नियम और कानून थे, जिसकी जेकब ने उम्मीद की थी। इससे उसे तसल्ली मिली। ये बिल्कुल किसी भी बैंक की तरह था और उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि बैंक उसकी सहमति के बिना उसकी जानकारी दूसरों को देगा। पूरी पुस्तिका पढ़ने के बाद जेकब को ज़ोडियक टॉरस बैंक और उसके खौफनाक सिस्टम का अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया। न सिर्फ ये दुनिया का इकलौता बैंक था, बल्कि यही वो संगठन था जो अपने ग्राहकों की दौलत की 100% सुरक्षा की गारंटी देता था, और वे इसमें कभी फेल नहीं हुए थे। इस बैंक की सबसे दिलचस्प बात इसका अजीबोगरीब बैंकिंग सिस्टम था। उनके पास सिर्फ एक तरह का खाता था, पर्सनल अकाउंट, लेकिन इस एक खाते के कई टीयर्स थे। सबसे निचला जी टीयर और सबसे ऊंचा ए टीयर। अनकॉमन रीजन में सिर्फ जी टीयर और एफ टीयर खाते थे, जिन्हें केवल सी रैंक और बी रैंक मर्सनरीज ही खोल सकते थे। जी टीयर खाते के कोई खास फायदे नहीं थे, जबकि एफ टीयर और ई टीयर खातों के छोटे मोटे फायदे थे। जैसे अगर वे अपने खाते में 1 मिलियन यानी 10 लाख गोल्ड कॉइन से ज़्यादा जमा करते हैं तो उन्हें हर मिलियन पर 0.5% ब्याज मिलता था। ये सबसे निचले स्तर के टीयर थे। डी टीयर और सी टीयर के लिए ब्याज दर 1% थी और उनके ट्रांजैक्शन भी सामान्य दर से 5% सस्ते थे। जहां तक बी टीयर का सवाल था, ये खाता रेयर रीजन में भी मौजूद नहीं था,
क्योंकि जो भी अपने खाते को इस स्तर पर अपग्रेड कर सकता था वो कोई मामूली हस्ती नहीं था, वे बेहद अमीर होते थे। पर्सनल बैंक अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए जी टियर 10,000 गोल्ड कॉइन्स जमा करने होंगे। एफ टियर बैलेंस 1 मिलियन गोल्ड कॉइन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर बैलेंस 1 मिलियन से नीचे गिरा तो खाता वापस जी टियर में डाउनग्रेड हो जाएगा। ई टियर 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। डी टियर 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। सी टियर 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। और बी टियर के लिए 2 शर्तें थीं। पहली, बैलेंस 1 बिलियन यानी 1 अरब गोल्ड कॉइन से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी शर्त, मालिक को रेरर रीजन से एक विशेष सिफारिश की ज़रूरत थी। किस तरह की सिफारिश और कहां से ये नहीं बताया गया था, लेकिन जेकब समझ गया कि ये कोई रैंडम जगह नहीं होगी। वो एफ टियर के लिए भी योग्य नहीं था, बी टियर तो दूर की बात थी। इस बैंक की ताकत जानने के बाद जेकब को अब कोई चिंता नहीं थी। यहाँ तक कि डार्क सिटी को भी अपने शहर में ज़ोडिएक टॉरस बैंक को जगह देनी पड़ी, जो ये दिखाता था कि मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर उसकी कितनी मजबूत पकड़ है। जेकब फिर से अटेंडेंट के पास गया और कहा, मैं जी टियर अकाउंट खोलना चाहता हूँ। नकाबपोश अटेंडेंट ने कोई भावना नहीं दिखाई और सिर हिलाया। क्या आपके नाम पर किसी और संगठन के साथ कोई खाता है? जेकब की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, अगर आप सी, बी या ए रैंक मर्सिनरी हैं या किसी गिल्ड के हाई लेवल मेंबर हैं तो शायद आप हमारे डेटाबेस में अपने नाम और डीएनए के जरिए पहले से रजिस्टर्ड हैं। मान लीजिए अगर आप सी रैंक मर्सिनरी हैं और बेसिक अपोथिकरी हैं तो आपके पास दोनों संगठनों द्वारा दिए गए 2 खाते होंगे। हालांकि हमारे डेटाबेस में वे 2 खाते अलग अलग नहीं हैं, बल्कि अलग अलग प्राइवेट ट्रांसफ़र कोड्स के साथ एक ही पर्सनल अकाउंट है और आपको 10,000 गोल्ड कॉइन्स जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे शब्दों में आपके पास सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, लेकिन कई प्राइवेट ट्रांसफ़र कोड्स, वे सभी आपके पर्सनल अकाउंट तक ले जाते हैं। लेकिन ये प्राइवेट ट्रांसफ़र कोड्स तभी जनरेट होते हैं जब आप किसी शक्तिशाली संगठन के साथ रजिस्टर होते हैं, जैसे हमारी मर्सनरी एजेंसी या एल्केमी गिल्ड के गिल्ड्स। जेकब हैरान था क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने उलझन में पूछा, तो मेरा पर्सनल अकाउंट कहाँ है? नकाबपोश अटेंडेंट इस पल हंसी। लगता है कि संगठन से अपने बैंक खाते की जानकारी मिलने के बाद आप कभी बैंक नहीं गए हैं ना? जेकब के पास कोई जवाब नहीं था। चूंकि वो बिना किसी आश्चर्य के बात कर रही थी, इसका मतलब है कि ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए उसने सच बोल दिया। कुछ ऐसा ही समझो। तो ये समझाता है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स के बारे में नहीं जानते थे। तो क्या आप प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं? चूंकि आपके पास पहले से ही एक पर्सनल अकाउंट है, आपको बस प्रक्रिया पूरी करनी है, अटेंडेंट ने पूछा। जेकब ने एक पल सोचा और कहा, मेरे पास मेरे गिल्ड या मर्सनरी आईडी नहीं है, लेकिन मुझे अपना प्राइवेट ट्रांसफ़र कोड पता है। क्या ये काम करेगा? वो अपने अनकॉमन विजन के आईडी नहीं दिखाना चाहता था, और अगर वो उन्हें नहीं देख सकती तो उसे कभी नहीं पता चलेगा कि वो अनकॉमन रीजन से है। नकाबपोश महिला ने सिर हिलाया। मुझे सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट को ट्रैक करने के लिए उनकी ज़रूरत है। जेकब को राहत मिली और उसने अपना मर्सनरी प्राइवेट ट्रांसफ़र कोड बता दिया। जल्द ही उसने एक टैब साइज डिवाइस निकाला और कोड डाला। डिटेल्स सामने आ गईं। उसने जेकब को हैरानी से देखा और कहा, तो आप सचमुच 2 संगठनों से जुड़े हुए थे? हाँ, आप जैसे किसी के लिए यहाँ होना काफ़ी दुर्लभ है। जेकब भावहीन रहा क्योंकि उसे सिर्फ उसके जुड़ाव का पता चला था, न कि जुड़ाव के क्षेत्र का। हम सबके अपने कारण होते हैं, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अब वो पूरी तरह निश्चिंत था। उसने सिर हिलाया और एक बटन दबाया। स्क्रीन पर एक स्कैनर इंटरफेस आ गया। प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुझे आपके दोनों हाथों के प्रिंट चाहिए। जेकब ने एक एक करके स्कैनर पर हाथ रखे और जब वो संतुष्ट हो गई तो उसने जल्दी से आखिरी प्रक्रिया पूरी की। उसने डिवाइस फिर से जेकब को दिया और कहा, पासकोड लिख लीजिए। याद रखें, अगर आप भूल गए तो इसे रीसेट करने के लिए आपको हमारी शाखाओं में 10,000 गोल्ड कॉइन देने होंगे और आपको व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद होना होगा। जेकब ने सिर हिलाया और स्क्रीन पर आए कठिन पासकोड को याद कर लिया। इसके बाद प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। उसने कागज़ पर कुछ लिखा और जेकब को सौंप दिया। ये आपका पर्सनल अकाउंट नंबर और पर्सनल ट्रांसफ़र कोड है। इस कोड और प्राइवेट ट्रांसफ़र कोड्स में फ़र्क ये है कि इससे आपको भुगतान सीधे मिलेगा, बिना किसी संगठन के डेटाबेस से प्रोसेस हुए। जेकब ने उसे देखा और तुरंत नंबर याद कर लिए। मेरा बैलेंस कितना है? उसने कागज़ रखते हुए पूछा। उसने स्क्रीन पर देखा और कहा, 100 गोल्ड कॉइन्स प्रोसेसिंग फ़ीस काटने के बाद 2090 गोल्ड कॉइन्स। जेकब ने सिर हिलाया, उसे इसकी उम्मीद थी। फिर उसने बिलों का बंडल निकाला जिससे अटेंडेंट चौंक गई।
जेकब ने देखा कि बिल देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं तो उसे पता चल गया कि वे असली हैं। उसने उसे 10 बिल दिए और कहा, इन्हें मेरे खाते में जमा कर दो और बाकी 90,000 अपनी जेब में वापस रख लिए। उसने उन्हें लिया और सावधानी से गिना, फिर जेकब का बैलेंस अपडेट कर दिया। हो गया। और कुछ? इस बार उसका स्वर थोड़ा विनम्र था। वो जानती थी कि अनकॉमन रीजन में जिसके पास ये बिल है वो कोई ऐरा गैरा नहीं हो सकता। जेकब ने एक पल सोचा और डेकर का आईडी कार्ड निकाला। मैं जानना चाहता हूं कि इस आईडी के साथ कोई खाता रजिस्टर्ड है। जब तक ये आपकी आईडी नहीं है आप ये जानकारी नहीं पा सकते, उसने साफ साफ कहा। और मैं ये कैसे साबित करूं कि ये मेरी आईडी है? जेकब ने बिना किसी जल्दबाजी के पूछा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई ग्राहक की निजी जानकारी और संपत्ति तक न पहुंचे, अगर किसी को आईडी पर खाते की जानकारी चाहिए तो उन्हें पहले अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करवाने होंगे और स्कैनिंग फीस देनी होगी। अगर वे फिंगरप्रिंट हमारे डेटाबेस से मैच करते हैं तभी हम उस आईडी की जानकारी दे सकते हैं, उसने समझाया। ये बैंक की सख्त पॉलिसी थी ताकि कोई दुश्मन आईडी चुराकर जानकारी ना ले सके। जेकब इससे निराश नहीं हुआ बल्कि खुश था, क्योंकि अगर उसे सिर्फ आईडी कार्ड से डेकर के खाते की जानकारी मिल जाती तो ये बहुत बड़ी खामी होती। इसका मतलब ये भी होता कि उसकी अपनी जानकारी सुरक्षित नहीं है। अब जब वो संतुष्ट था उसे अचानक कुछ याद आया और पूछा, मैं पैसे कैसे भेज सकता हूँ या कैसे जान सकता हूँ कि मुझे बैंक ट्रांसफ़र मिला है? अटेंडेंट ने अचानक एक दराज खोली और जेकब के सामने एक फ़ोन जैसा डिवाइस रख दिया। आपको बैंक से ये ज़ोडियाक मनी ट्रांसफ़र डिवाइस खरीदना होगा। इसकी कीमत 20,000 गोल्ड कॉइन्स है और ये आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर हो जाएगा। क्या आपको ये चाहिए? बैंक का काम निपटाने और अपनी चिंताओं को दूर करने के बाद जेकब बिल्डिंग से बाहर निकला। आखिरकार उसने 20,000 गोल्ड कॉइन्स देकर वो ज़ोडियाक मनी ट्रांसफर डिवाइस भी खरीद लिया, क्योंकि ये बार बार काम आने वाला था। इसके अलावा अब उसे ज़ोडियाक टॉरस बैंक और इस बात की गहरी समझ हो गई थी कि अनकॉमन रीजन में होने के बावजूद रेयर रीजन कितना एडवांस्ड है। इसके बाद जेकब ने दिन खत्म करने से पहले उस पोर्टियन टावर पे जाने का फैसला किया। जब वो पोर्टियन टावर पहुंचा तो उन दो हट्टे कट्टे गार्ड्स की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने जेकब को उसके हुलिये से तुरंत पहचान लिया जिसने उन्हें पहले ताने मारे थे। लेकिन इससे पहले कि वे उसे डांट कर भगा पाते, जेकब ने उन्हें 5 गोल्ड कॉइन्स दिखाए। मुझे अंदर जाना है, जाओ। उन्होंने बेमन से सिक्के लिए और उसे जाने दिया। वे बिना किसी अच्छी वजह के तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे। चूंकि जेकब एंट्रेंस फीस दे रहा था, वे उसे रोक नहीं सकते थे, वरना उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। जेकब बस एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। वो जानता था कि ये लोग डार्क सिटी के नियम नहीं तोड़ सकते, वे बस ऐसा करना नहीं चाहते थे। जब तक वे उन्हें कोई वजह नहीं देता, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पोर्टियन टावर का इंटीरियर सफ़ेद लकड़ी से बना था जो संगमरमर की तरह चमक रहा था। उसने डिस्प्ले पर मेडिकल उपकरण, सूखे पौधे, जड़ी बूटियां और खासकर वो रंगीन लिक्विड देखे जो हर साइज के फ्लास्क में रखे थे। ज़्यादातर उपकरण उसने डेकर की लैब में देखे थे और उसे डेकर के जर्नल से इस दुनिया के कुछ अनोखे उपकरणों के बारे में भी याद था। साथ ही उसने एडवांस्ड अर्बोलॉजी ऑफ रेयर एंड रेरर प्लांट्स याद कर ली थी। शायद वो एक एडवांस्ड एपोथेकरी या उससे भी ऊपर के लेवल का जानकार था, लेकिन उसे फ्लास्क में रखे लिक्विड्स के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक तीखी यानी हाई पिच्ड आवाज़ इस वक्त गूंजी। वो मुड़ा और उसने नीचे देखा। उसने एक 2 फीट लंबा शख्स देखा जिसने सफ़ेद मास्क पहना था और जिसकी नाक बहुत बड़ी थी। ये किस तरह का जीव है? वो उन लंबे कानों, लगभग 1 फुट लंबी नाक और छोटे अंगों को देखकर हैरान था। उस छोटे से बंदे को शायद कुछ महसूस हुआ। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम मेरे कद की वजह से मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जेकब को यह मज़ेदार लगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं बता सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। ऐ छोकरे, अगर तुमने मुझे छोटा कहा तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। उसने बिना किसी वजह के जेकब को धमकी दी। मैं ठंडे स्वर में कह सकता हूँ, मेरे मुंह में शब्द मत डालो। बदतमीजी तुम कर रहे हो मुझे छोकरा कहकर। मैं यहाँ कुछ सामान खरीदने आया हूँ, मुझे किसी के कद से क्या मतलब। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास उन पोशंस के लिए कोई मैनुअल है? छोटे बंदे ने शक से आंखें सिकोड़ी, लेकिन चूंकि जेकब ने उसे छोटा नहीं कहा था, उसने जवाब दिया, हमारे पास 5 तरह के एल्केमी पोशंस है। ग्रीन पोशन या HR हिबरनेशन रिजुविनेशन पोशंस। हर नया भरा हुआ ग्लास सेल भूख को रोक सकता है या गहरे बाहरी और अंदरूनी घावों को धीरे धीरे भर सकता है। साथ ही ये किसी को भी कम से कम 2 साल के लिए गहरी हाइबरनेशन स्थिति में डाल सकता है। ये इस्तेमाल करने वाले की शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है।
इसकी कीमत 5000 गोल्ड कॉइन्स प्रति लीटर है। ब्लू पोशन या फास्टिंग पोशन कम से कम 30 दिनों तक भूख को रोक सकता है, कीमत 500 गोल्ड कॉइन्स प्रति लीटर। येलो पोशन या हीलिंग पोशन हर फ्लास्क कुछ ही मिनटों में बाहरी और अंदरूनी चोटों को ठीक कर सकता है, एक फ्लास्क की कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन्स है। कॉमन प्रजाति के लिए एक बूंद, अनकॉमन के लिए आधा फ्लास्क और रेयर प्रजाति के लिए पूरा फ्लास्क सुझाया जाता है। पर्पल पोशन या डिटॉक्स पोशन ये 100 तरह के रेयर जहर और बीमारियों का इलाज कर सकता है, एक फ्लास्क की कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन्स है। ब्लैक पोशन या हेस्ट रिकवरी पोशन, इसमें फास्टिंग और हीलिंग दोनों के गुण हैं, लेकिन ये दोनों के मिश्रण से 20 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये किसी भी अनकॉमन जहर और बीमारी को ठीक कर सकता है, एक फ्लास्क की कीमत 25,000 गोल्ड कॉइन्स है। हमारे पास विशेष पेन किलर गोलियां, 5 गुना रिकवरी गॉज, हीलिंग क्रीम भी है। जेकब के माथे पर बल पड़ गए क्योंकि वो छोटा बंदा ऐसे बड़बड़ा रहा था जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। बस करो। तब जाकर वो छोटा बंदा रुका और जेकब को देखा। अब तुम्हें क्या चाहिए? जेकब सोच रहा था कि इस परेशान करने वाले बेवकूफ को किसने हायर किया। वो अब बहुत परेशान महसूस कर रहा था क्योंकि उन पोशंस की कीमतें सुनकर उसे डेकर के ठिकाने वाले भरे हुए टैंक याद आ गए, खासकर हेस्ट रिकवरी पोशन यानी काले लिक्विड वाला टैंक। उसे लगा जैसे उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। वहां शायद 2 या 3 बैरल जितना पोशन था और वो सब बर्बाद हो गया। अंत में जेकब ने सिर्फ 5 नई मेटल सिरिंजें, कुछ पेन किलर, हीलिंग क्रीम और गॉज खरीदे, जिसमें 2000 गोल्ड कॉइन्स लगे, और पोटियन टावर से निकल लिया। बाकी पोशंस का ज्यादा उपयोग नहीं था और उसके पास पहले से ही काले पोशन के 4-5 फ्लास्क थे, इसलिए वो उन पर और पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। फिर उसने 2 दिनों के लिए एक सराय में चेक इन किया और जब वो फ्री हुआ तो उसने छोटी गाइड बुक को सरसरी नज़र से पढ़ा। पढ़ते ही वो हैरान रह गया क्योंकि डार्क सिटी दूसरे शहरों जैसा नहीं था। ये किसी राष्ट्र, देश, साम्राज्य या सल्तनत का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक तटस्थ शहर था जो किसी देश की सीमा में नहीं बल्कि उस रीजन के सबसे खतरनाक इलाकों में मौजूद था। और तो और हर डार्क सिटी की अपनी यूनिक प्रवेश योग्यताएं थीं और उनके बिना किसी देश का नेता भी डार्क सिटी में प्रवेश नहीं कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क सिटी के पीछे का संगठन पूरी तरह से अज्ञात था और कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं। यहाँ तक कि 3 महाशक्तियाँ भी इस रहस्य पर कभी टिप्पणी नहीं करती थीं। यही बात डार्क सिटीज़ को सचमुच अथाह बनाती थी और कोई भी डार्क सिटी के नियम तोड़ने की कोशिश नहीं करता था। जिसने भी ऐसा किया तो परिणाम ये हुआ कि एक ही रात में अपराधी अपने परिवार, कबीले, जनजाति, यहाँ तक कि अपने देश के साथ दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे। ये डार्क सिटी जिसमें जेकब था, इसे अनकॉमन डार्क सिटी कहा जाता था और यहाँ सिर्फ रेयर प्रजातियाँ ही प्रवेश कर सकती थीं। जहाँ तक रेयर रीजन की रेयर डार्क सिटी का सवाल है, उस जगह का ना कोई नक्शा था न विवरण। अगर कोई उस जगह में प्रवेश करना चाहता है तो उसे पहले उसे ढूंढना होगा और फिर प्रवेश शर्तें जाननी होंगी। जिस चीज़ ने सचमुच जेकब का ध्यान खींचा वो थी डार्क सिटीज़ की स्वतंत्र कुलीन तंत्र। वहाँ डार्क नोबल रैंक्स थीं, लोअर डार्क नोबल, अपर डार्क नोबल, डार्क बैरन, डार्क विस्काउंट, डार्क अर्ल, डार्क मार्क्विस और डार्क ड्यूक। ये रैंक्स डार्क मिशंस करके कमाई जा सकती थीं जो सिटी एडमिन मेनोर द्वारा जारी किए जाते थे। हर डार्क नोबल रैंक डार्क सिटी में विशेष फायदे और प्रिविलेजेस देती थी। जैसे एक अपर डार्क नोबल को अनकॉमन डार्क सिटी में रहने के लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं थी, बाकी प्रिविलेजेस नहीं लिखे थे। हालांकि अनकॉमन डार्क सिटी में भी सिर्फ लोअर डार्क नोबल बनना असंभव था क्योंकि डार्क मिशंस मर्सनरी गिल्ड की तरह 24/7 उपलब्ध नहीं होते थे। हर डार्क सिटी साल में एक डार्क मिशन जारी करती थी और कोई भी उसे स्वीकार कर सकता था। जो भी उसे पहले पूरा करता उसे इनाम मिलता। इसके अलावा इन डार्क मिशंस की टाइमलाइन 1 साल की होती थी जब तक कि अगला डार्क मिशन जारी ना कर दिया जाए। अगर कोई डार्क मिशन आखिरी दिन के 1 दिन बाद भी पूरा करता तो वो रद्द माना जाता। इसीलिए डार्क नोबल रैंक कमाना इतना मुश्किल था और हर कोई इन मिशंस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता था। ज्यादातर समय ये प्रतियोगी एक दूसरे को मिशन पूरा करने से रोकते थे या एक दूसरे के रास्ते में आ जाते थे, जिससे मिशन फेल हो जाता था। किताब खत्म करने के बाद जेकब अंत में ताना मारे बिना नहीं रह सका। वो डार्क सिटीज के बैकग्राउंड और वे कैसे शक्तिशाली लोगों को अपने लिए काम करवाते हैं इसे लेकर उत्सुक था। लेकिन उसे इन डार्क नोबल रैंक्स में भी दिलचस्पी थी क्योंकि इससे उसके बहुत सारे पैसे बच सकते थे। हालांकि वो इन छोटे फायदों से विचलित नहीं होने वाला था जब वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद बहुत सारा सोना कमा सकता था। लेकिन उसके पास इसके लिए वक्त नहीं था क्योंकि वो रेयर प्रजातियों के हार्ट और ब्लड का इंतजार कर रहा था जो 2 दिनों में आने वाले थे।
वो उन्हें खरीदेगा और जितना हो सके उतना रेयर मीट इकट्ठा करेगा और फिर डार्क सिटी छोड़कर किसी सुनसान जगह पर अपना इंजेक्शन प्रोसेस शुरू करेगा। हालांकि डार्क सिटी पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन वो मॉनिटर की जाती थी। अगर थोड़ी सी भी संभावना है कि कोई उसकी खास शारीरिक बनावट को नोटिस कर ले तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए डार्क सिटी छोड़ना और काम खत्म होने के बाद वापस आना ही उसका सबसे अच्छा विकल्प था। या अगर उसे लगा कि अनकॉमन डार्क सिटी अब उसके लिए काफ़ी नहीं है तो वो बिना वापस आए सीधे रेयर रीजन के लिए निकल सकता है। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी मात्रा में रेयर मीट की ज़रूरत थी, और अगर उसने डार्क सिटी से वो सारा मीट खरीदने की कोशिश की तो उसे लाखों गोल्ड कॉइन्स की ज़रूरत होगी जो उसके पास नहीं थे और ना ही वो देना चाहता था, क्योंकि वो खुद उनका शिकार कर सकता था बशर्ते उसे पता हो कि वे कहाँ हैं। और ये तरीका ज़्यादा तेज़ था, खासकर 20% या 30% की सीमा तोड़ने के बाद। वो अपने यथार्थवादी लक्ष्य को नहीं भूला था, जो थी अमरता। उसके लिए इससे ज़्यादा आकर्षक और कुछ नहीं था। 2 दिन बाद जेकब ने अपने कमरे में लंच किया और फिर उन कसाई की दुकानों की तरफ निकल पड़ा जहां उसने पहले दिन रेयर हार्ट और ब्लड का ऑर्डर दिया था। जब वो पहली दुकान से कुछ मीटर दूर था, उसने मन ही मन पुकारा, कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। उसने इमॉर्टिका को समन किया और सख्ती से कहा, मुझे पता है कि तुम सब जानती हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूँ। जैसे ही वो मुझे दिल और खून दिखाएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका टीयर क्या है और वे डिस्टिलेशन के लिए सही है या नहीं। जेकब उन दिलों और खून की परख करने में इतना आश्वस्त सिर्फ इमॉर्टिका की वजह से था। वो जानता था कि इस किताब की नज़रों से कुछ नहीं बच सकता। और तो और उसके पास इमॉर्टिका को बुलाने का समय ख़त्म होने से पहले सभी सौदे पक्के करने के लिए सिर्फ आधा घंटा था। ही, तुम आसपास के सारे मवेशियों को क्यों नहीं मार देते? ये जगह शायद तुम्हारे लिए एक पोल्ट्री फार्म है, इमॉर्टिका ने सुझाव दिया। जेकब ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं ऐसा करना पसंद करता, लेकिन मैं इस फार्म के मालिक के हाथों चीर-फाड़ नहीं करवाना चाहता। तो अपने ये अश्लील सुझाव अपने पास रखो, हमारे पास काम है। तो बस कुछ मुर्गियों को इस फार्म से बाहर निकाल लो, ये बहुत आसान है। तुम कायर क्यों बन रहे हो? जेकब ने दिखावे के लिए जवाब दिया, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। पहले मुझे वो सारा हार्ट एसेंस एब्जॉर्ब करना है जो मुझे मिलने वाला है। अगर मुझे मांस की कमी महसूस हुई तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। ऐसा नहीं था कि उसने इस बारे में सोचा नहीं था, बस अभी उसे ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। जेकब कसाई की दुकान में दाखिल हुआ। उसने देखा कि नकाबपोश कसाई कुछ अनकॉमन जानवरों की खाल उधेड़ रहा है, जबकि वो हट्टा कट्टा कसाई अपनी कुर्सी पर बैठा है। जब नकाबपोश कसाई ने जेकब को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। तो तुम आ गए? जेकब ने बात नहीं घुमाई और कहा, मुझे जल्दी है, तुम्हारे पास है या नहीं? यहीं रुको। कसाई ने अपनी किताब नीचे रखी, खड़ा हुआ और पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। वो एक टियर 6 ब्राउन ट्रोल है, क्या तुम्हें उसका दिल और खून नहीं चाहिए? इमॉर्टिका ने ललचाने वाले शब्द लिखे। जेकब ने बस नथुने सिकोड़े और उस पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही ब्राउन ट्रोल एक जार के साथ वापस आया जो खून से भरा था और दिल भी उसमें तैर रहा था। अब बताओ उस चीज़ का टियर क्या है और क्या ये डिस्टिलेशन के लिए अच्छा है? जेकब ने सवाल किया। टियर 4 ग्रे हॉर्न हॉग, हालांकि इसे 4 घंटे पहले काटा गया था, लेकिन ये अभी भी डिस्टिलेशन के लिए अच्छा है। लेकिन उस बड़े लट्ठी के सामने ये कुछ भी नहीं है। जेकब ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने आखिरी शब्द देखे ही ना हो। तुम्हारा दिल और खून। ब्राउन ट्रोल ने जार जेकब के सामने रखा और उसकी आंखों को गौर से देखने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि जेकब को ये दिल और खून क्यों चाहिए, लेकिन उसे पूछने का हक नहीं था। लेकिन वो उत्सुक था कि जेकब ये कैसे बताएगा कि ये वाकई किसी रेयर प्रजाति का खून और दिल है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब जेकब ने जार खोला भी नहीं और काउंटर पर 10,000 गोल्ड कॉइन्स के बिल रख दिए और कहा, ये वही है जो मैंने मांगा था। ब्राउन ट्रोल चकरा गया। उसे लगा था कि जेकब कोई डिवाइस निकालेगा या खून चखेगा या कम से कम जार खोलकर सूंघेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जेकब ने जार को उस बड़े बैग में रख लिया जो उसने पहले से तैयार किया था। उसने ब्राउन ट्रोल को देखा और पूछा, क्या तुम अगली बार ग्रे हॉर्न हॉक के अलावा किसी और का दिल और खून इंतजाम कर सकते हो? तुम्हें कैसे पता? ब्राउन ट्रोल की आंखें अविश्वास से फैल गईं। जेकब ने जानबूझकर ये खुलासा किया ताकि वो सामने वाले को डरा सके, और वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि अगली डिलीवरी ग्रे हॉर्न हॉक से अलग हो। अब जब कसाई को पता चल गया कि वो एक नज़र में ही बता सकता है कि ये खून और दिल कहाँ से आया है, तो वो उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। इंतज़ाम कर सकते हो या नहीं? जेकब ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया और भावहीन होकर फिर पूछा। ब्राउन ट्रोल ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मेरे सप्लायर के पास सिर्फ ग्रे हॉर्न हॉग्स है। यही मुझे लगा था। जेकब को शुरू से ही ज़्यादा उम्मीद नहीं थी।
तो फिर तुम्हें दिल और खून का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, कहकर वो हैरान ब्राउन ट्रोल और उसकी दुकान से निकल लिया। जेकब जल्दी से दूसरी कसाई की दुकान पर पहुंचा, जो ब्राउन ट्रोल की दुकान से 500 मीटर दूर थी। उस कसाई ने भी जेकब के लिए एक जार तैयार किया था। हा, ये भी एक टियर 4 ग्रे हॉर्न हॉक का दिल और खून है। लगता है बिना हाथ कंधे किए दिल और खून इकट्ठा करने का तुम्हारा सपना एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। ये देखकर जेकब का चेहरा उतर गया और उसने गंभीरता से सोचा, क्या उन सबका सप्लायर एक ही है? मुझे ये दिल और खून नहीं चाहिए, उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया। कसाई, जो एक नोम था, ये सुनकर भड़क गया और डांटा, नहीं चाहिए का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बकवास खून और दिल का इंतजाम करना कितना मुश्किल था? जेकब को पता था कि अगर कोई और होता तो वो भी गुस्से में आग बबूला हो जाता, लेकिन अब उसके लिए इस दिल और खून का कोई काम नहीं था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि गलती मेरी है, इसलिए मैं तुमसे 15,000 गोल्ड कॉइन्स का रेयर मीट खरीद लेता हूं, क्या ख्याल है? तो इस दिल और खून का क्या? हालांकि नोम अभी भी गुस्से में था, लेकिन उसने जेकब पर झपटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 15,000 गोल्ड कॉइन्स छोटी रकम नहीं थी। तुम खुद कोई रास्ता सोच सकते हो। अब बताओ, हमारी डील पक्की हुई या नहीं? जेकब ने ठंडे स्वर में सवाल किया। क्योंकि गलती उसकी थी, वो यहाँ से मांस खरीदने को तैयार था, लेकिन अगर इस बंदे को लगा कि वो उसे दबा सकता है तो वो गलत था। अगर उसने अभी भी नखरे दिखाए तो वो चला जाएगा और देखेगा कि क्या ये बंदा उस पर हमला करने की हिम्मत करता है। अंत में नोम के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि अगर उसने और नाटक किया तो जेकब चला जाएगा। जेकब 15 पाउंड रेयर मीट के साथ दुकान से निकल लिया। फिर वो तीसरी दुकान पर गया, जो फिर से एक निराशा ही साबित हुई, वही खून और दिल। उसने वहां भी 15 पाउंड रेयर मीट के साथ मामला रफा दफा कर दिया। बिना ज़्यादा उम्मीद के वो चौथी दुकान में गया, जो पिछली 2 दुकानों जैसी ही निकली। अब उसके पास 45 पाउंड मांस था और वो आखिरी दुकान की तरफ बढ़ा। उसकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं और वो शहर छोड़ने से पहले 15 पाउंड और रेयर मीट खरीदने वाला था। 60 पाउंड मांस उसकी भूख को तब तक बनाए रखने के लिए काफ़ी था जब तक उसे रेयर शिकार नहीं मिल जाता। वो डार्क सिटी वापस आए बिना सीधे रेयर रीजन जाने के बारे में भी सोच रहा था। हालांकि ये जगह शानदार थी, लेकिन उसकी ज़रूरतें रेयर रीजन में थीं, जहां वो जितने चाहे रेयर बीस्ट्स का शिकार कर सकता था। जहां तक डार्क सिटी के लोगों को मारने की बात थी, ये बहुत वक्त बर्बाद करने वाला काम था, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर अपराधी थे। वे अनकॉमन डार्क सिटी में बस शरणार्थी थे और अनकॉमन रीजन में जाने लायक कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए ये लोग डार्क सिटी से बहुत कम बाहर निकलते थे और ज़्यादातर वहीं काम करते थे, क्योंकि वहाँ लगभग सब कुछ उपलब्ध था। जैसा कि जेकब ने भविष्यवाणी की थी, आखिरी दुकान का सप्लायर भी वहीं निकला। अब जेकब को सोच रहा था कि ये सप्लायर कौन है और उसका फार्म कहाँ है। अगर वो अनकॉमन रीजन में होता तो वो उसे लूटने में संकोच नहीं करता। हालांकि दुकानदारों को भी नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि वो सिर्फ उसके अटेंडेंस के जरिए बिजनेस करते थे, तो ये भी एक बंद गली थी। जेकब ने और कसाई की दुकानों पर वक्त बर्बाद नहीं किया और रास्ते में कुछ हथियारों की दुकानों पर गया। अब उसने टाइटन आयरन बेचने से कमाए सारे पैसे खर्च कर दिए थे, सिवाय उन 10,000 के जो उसके बैंक अकाउंट में थे। तो वो निकास की तरफ बढ़ गया। गेट के गार्ड्स ने उसे रोका नहीं, लेकिन वो थोड़े हैरान थे, क्योंकि अनकॉमन डार्क सिटी में किसी का डार्क सिटी छोड़कर जाना एक दुर्लभ नज़ारा था। उस बदतमीज गेट अटेंडेंट ने सिर्फ जेकब का पास वापस मांगा और बचे हुए दिनों के रिफंड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जेकब ने उसे ठंडी नज़र से देखा और गेट से बाहर निकल लिया। लेकिन जेकब के जाने के ठीक बाद एक और नकाबपोश व्यक्ति बाहर निकला और जेकब ने उस व्यक्ति को नोटिस तक नहीं किया। यह मिस्टीरियस व्यक्ति चुपके से जेकब के कदमों का पीछा करने लगा। क्योंकि दिन का समय था, उसने जेकब को बॉर्डर रिवर की तरफ जाते हुए आसानी से देख लिया। क्या वो जा रहा है? नकाबपोश ने सोचा और जेकब का पीछा करना जारी रखा, जबकि जेकब को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो उस जगह जा रहा था जहां उसने अपने 2 बैग्स दफनाए थे। उस शख्स के बारे में अजीब बात यह थी कि जब वो चलता था तो ना तो उसकी सांस लेने की और ना ही जमीन पर चलने की कोई आवाज आती थी। उसकी धड़कन लगभग गायब थी। कितना अजीब जीव है। पहले बैंक गया, फिर पोर्टियन टाउन, फिर सराय में खुद को बंद कर लिया, अब इतना सारा मांस खरीदकर शहर से बाहर निकल गया। आखिर ये कर क्या रहा है और मैंने इस अजूबे का पीछा करने का मिशन क्यों लिया? स्टॉकर ने झुंझलाहट में सोचा। लेकिन जब वे नदी से कुछ 100 मीटर दूर थे, उसने देखा कि जैकब अचानक पेड़ों के बीच खुदाई करने लगा और फिर उसने जमीन से 2 बड़े बैग्स निकाले। उसकी ग्रे आंखें हैरानी से फैल गईं। तो इसके पास कुछ छिपाने को है? क्या ये उन चोरों में से एक है जिन्होंने किसी बड़े कबीले को लूटा और खजाने के साथ यहां भाग आया? यही होना चाहिए। और उस बूढ़े को इत्तेफाक से यह पता चल गया
इसीलिए उसने मुझे इसका पीछा करने और कुछ भी संदिग्ध दिखने पर रिपोर्ट करने को कहा। लेकिन अगर इसके पास सचमुच इतनी दौलत है जो उस सनकी बूढ़े को भी उकसा सकती है, तो मुझे अपने विकल्प ध्यान से चुनने चाहिए। मैं उसकी तरह कोई वांटेड क्रिमिनल नहीं हूं। अगर मेरे पास दौलत हो तो मैं शायद इस मुसीबत से बाहर निकल सकता हूं, जिसका मतलब ये भी है कि मैं इस गटर से वापस जा सकता हूं। उसकी बैंगनी आंखें दुविधा के साथ चमक उठीं। वो जानता था कि अपने मौजूदा बॉस को धोखा देना खतरनाक होगा, लेकिन वो हमेशा यहां नहीं रहना चाहता था। पहले मैं उस बंदे को मारकर उसका सामान ले लूंगा, और अगर सचमुच कुछ ऐसा है जो मेरी आज़ादी खरीद सके तो मैं वो रिस्क लूंगा। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। वैसे भी उस बूढ़े को पता नहीं चलेगा कि इसे मैंने मारा या किसी जानवर ने, या मैं बस कह सकता हूं कि वो जा रहा था और मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी बैंगनी आंखों में अचानक जानलेवा इरादा चमक उठा। वो बंदा कमज़ोर लग रहा है, ये आसान होना चाहिए। मुझे बस तब हमला करना है जब उसे उम्मीद ना हो। जैकब को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका पीछा किया जा रहा है और कोई उसे उसके खजाने के लिए मारने का फैसला कर चुका है। 4 बड़े बैग्स उठाते हुए भी वो पहाड़ों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ये इतने भारी बैग्स के साथ इतनी तेज़ी से कैसे चल सकता है? ये कोई एजिलिटी टाइप तो नहीं हो सकता है ना? स्टॉकर हैरान था और अब वो जैकब को लेकर और ज़्यादा सतर्क हो गया और उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे जैसे वे पहाड़ों में गहरे उतरते गए, स्टॉकर और भी सावधान हो गया और उसकी आंखों में शौक की एक झलक दिखाई दी। इसके पास स्टैमिना और एजिलिटी दोनों है। ये रेयरर रीजन से तो नहीं हो सकता। उसे अचानक जैकब पर हमला करने के बारे में दोबारा सोचना पड़ा। वो बहुत सावधान और डरपोक था और अपने शातिर दिमाग की वजह से ही आज तक जिंदा था। हालांकि जैकब कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसने वो एजिलिटी और स्टैमिना दिखाया था जो सिर्फ रेयरर रीजन की टॉप टियर प्रजातियों या रेयरर रीजन के किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। भले ही वो मजबूत था और अपनी डरपोक क्षमताओं से रेयर प्रजातियों को मार सकता था, लेकिन यहाँ तक कि वो भी रेयर रीजन की पीक रेस और रेयरर रीजन की किसी भी प्रजाति से डरता था। जैकब पूरा दिन चलता रहा और आखिरकार उसे एक छोटे तालाब के पास एक खाली गुफा मिल गई। इलाके का मुआयना करने के बाद उसने फैसला किया कि जब तक वो हार्ट एसेंस एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वो यहीं रहेगा। और तो और, वो यहाँ अपनी वाटर मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकता है। वो 2 घंटे की निशान के बहुत करीब था और लायन हार्ट सिटी छोड़ने के बाद उसने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हार्ट एसेंस एब्जॉर्ब करते समय कोई दखल ना दे या कोई जानवर हमला ना करे, उसने गुफा के मुंह को ढकने के लिए एक विशाल चट्टान ढूंढ ली। प्रवेश द्वार ब्लॉक करने के बाद वो शांति से नंगे बदन बैठ गया। उसने म्यूटेंट का हार्ट एसेंस निकाला। उसने इस एसेंस को पहले अब्जॉर्ब करने का फैसला किया क्योंकि इमोटिका के मुताबिक इस म्यूटेंट के हार्ट एसेंस के साथ एबिलिटी जगाने के चांस बहुत ज़्यादा थे। दूसरा, वो अपने शरीर को 20% के लिए पूरी तरह तैयार किए बिना 30% की सीमा पार नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वो उस भूख से बच पाएगा या खाते खाते खुद को ही उड़ा लेगा। गहरी सांस लेने के बाद उसने नई भरी हुई सिरिंज अपनी छाती में घोंप दी। जैसे ही म्यूटेंट का हार्ट एसेंस उसके दिल में गया, जैकब का पूरा शरीर कांप उठा और उसे लगा जैसे उसके खून में लावा घुस गया हो। उसके पूरे शरीर पर काली नसें उभरने लगीं और उसे लगा कि वो किसी भी पल फट जाएगा। ये दर्द उस दर्द से कहीं ज़्यादा भयानक था जो उसने पहले महसूस किया था। उसका दिल इंजन की तरह धड़क रहा था और खून पागलों की रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके दिल के अंदर मौजूद वो धुंधला काला निशान अब अचानक लाल चमक रहा था और साफ होने लगा था। जैकब को अपने अंदर एक उफनती हुई लहर जैसा कुछ महसूस हो रहा था और वो बेहोश होने के बहुत करीब था क्योंकि दर्द और तापमान असहनीय था। बेहोश मत हो, तुम एक एबिलिटी जगा रहे हो। अगर तुम बेहोश हुए तो पछताओगे। उसके सिर में एक डरावनी आवाज़ गूंजी जो किसी और की नहीं बल्कि इमोटिका की थी। वो उस डरावनी गूंजती हुई आवाज़ को कभी नहीं भूल सकता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो इस वक्त कैसे बोल सकती है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि उसे जागते रहने के लिए सब कुछ करना था। उसने अपनी जीभ भी काट ली ताकि बेहोश ना हो, जबकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल धीरे धीरे चीरा जा रहा हो। बाहर स्टॉकर को कोई अंदाज़ा नहीं था कि जैकब अपनी सबसे कमज़ोर हालत में है। वो बंद गुफा को जटिल भावनाओं के साथ देख रहा था। उसने जैकब पर हमला करने का विचार बहुत पहले ही छोड़ दिया था, जब उसने जैकब को उस 1000 किलो से ज़्यादा वजनी चट्टान को उठाते देखा था, जैसे वो कुछ भी ना हो। अब वो बहुत खुश था कि उसने जैकब पर हमला नहीं किया, वरना शायद उसे पछताने के लिए जान भी ना बचती। अब उसे समझ आया कि उसे सिर्फ पीछा करने का मिशन क्यों दिया गया था, हमला करने का नहीं। ठीक है गीज़र, मैं खजाने और उसकी लोकेशन के बारे में रिपोर्ट कर दूंगा,
लेकिन मैं तुम्हें उसकी ताकत के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर तुम दोनों लड़ोगे तो शायद एक दूसरे को नष्ट कर दोगे और तब मैं आसानी से बड़ा फायदा उठा सकूंगा। इसकी साजिशी आंखों में ठंडक चमक उठी। लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि वो बूढ़ा गुफा से बाहर निकले। अगर वो नहीं आया तो सब बेकार हो जाएगा और उसे कुछ आभास हो सकता है और वो मेरे खिलाफ हो सकता है। ये सोचकर उसने एक छोटा डिवाइस निकाला। अगर जैकब यहाँ होता तो वो इसे तुरंत पहचान लेता, क्योंकि ये एक पेजर था। फक, इस गटर में कोई सिग्नल नहीं है। इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे डार्क सिटी के करीब जाना होगा। खैर, चूंकि उसने गुफा के आसपास इतना बड़ा पत्थर रख दिया है, वो जल्द बाहर नहीं आएगा। और अगर मैं हताश आवाज में बात करूं और उसे यहाँ ले आऊं तो उस बूढ़े को बाहर निकालना आसान होगा। एक और नज़र डालने के बाद वो जल्दी से डार्क सिटी की तरफ निकल गया। वो 80 मील से ज़्यादा दूर था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मदद लेकर वापस आने में उसे 2 दिन लगेंगे। गुफा के अंदर जैकब जमीन पर कराह रहा था और सिसक रहा था। वो पागल होने की कगार पर था, क्योंकि वो भयानक दर्द उसके पूरे वजूद में तबाही मचा रहा था। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग का हो गया था और उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थीं, जबकि उसके छिद्रों से काला खून निकल रहा था। उसके दिल के अंदर का काला निशान अब काफ़ी साफ था, क्योंकि वो एक डार्क चमक से ढका हुआ था। ये उसके इन्फिनिटी पेंडेंट जैसा ही इन्फिनिटी सिंबल यानी इनफाइनाइट सिंबल था। और तो और इस इनफाइनाइट सिंबल के बीच की जगह खाली नहीं थी, लेकिन वो अभी भी देखने के लिए काफ़ी धुंधली थी। अचानक उस इनफाइनाइट सिंबल से काली जड़ें फैलने लगी और उन्होंने जैकब के पूरे दिल को ढक लिया, जिससे वो घुप काला हो गया। बाहर जैकब को अचानक लगा जैसे उसके दिल में कुछ विस्फोट हुआ है और अचानक उसका दिल धड़कना बंद हो गया। जैकब की इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो तब जागता नहीं रह सकता जब उसका दिल अचानक रुक जाए, जबकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका हो। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गईं और वो बिना सांस लिए जमीन पर गिर गया। जैकब का दिल रुके हुए आधा घंटा बीत गया और वो वास्तव में मर चुका था। अचानक उसके दिल को ढके हुए अंधेरे ने गायब होना शुरू कर दिया और सिर्फ वो धुंधला इनफाइनाइट निशान रह गया। उसका दिल अचानक कांप उठा और फिर अप्रत्याशित रूप से धड़का। धीरे धीरे वो एक खास रिदम में धड़कने लगा, जबकि जैकब के शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। इस समय हवा से एक सफ़ेद किताब प्रकट हुई और जैकब के ऊपर मंडराने लगी। इमोटिका की डरावनी आवाज़ इस पल गूंजी, जो खुशी से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि वो इस एबिलिटी को जगाने के लिए लकी है या अनलकी। कम से कम मैं जल्द बोर नहीं होंगी। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।